गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम डायरेक्ट टैक्स के अमेंडमेंट्स करने वाले हैं जो मई 22 और नवंबर 22 एग्जाम्स के लिए एप्लीकेबल हैं, जो फाइनेंस एक्ट 2021 के थ्रू एप्लीकेबल हुए हैं। ठीक है, फाइनेंस एक्ट 2022 वाले अमेंडमेंट्स आपके लिए एप्लीकेबल नहीं है। फाइनेंस एक्ट 2021 वाले अमेंडमेंट्स आपके लिए एप्लीकेबल हैं। ठीक है, तो फाइनेंस एक्ट कौन सा लग रहा है आपके? फाइनेंस एक्ट 2021। और एग्जाम में आपका प्रीवियस ईयर क्या रहेगा? 21-22। असेसमेंट ईयर रहेगा 22-23। तो इसके लिए क्या क्या अमेंडमेंट्स हुए डायरेक्ट टैक्स में, ये हम डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहला अमेंडमेंट सैलरी हेड में हुआ प्रोविडेंट फंड्स को लेकर। जैसा कि थोड़ा मैं बैकग्राउंड बता दूं आपको, प्रोविडेंट फंड कितने टाइप के होते हैं? स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड, रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड, अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड और पब्लिक प्रोविडेंट फंड। 4 टाइप के प्रोविडेंट फंड होते हैं। ठीक है, इसमें अगर एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन करता है, एसपीएफ के केस में एग्जेम्प्ट होता है। आरपीएफ के केस में टेबल सैलरी का 12%, सैलरी का 12% से ऊपर वाला जो है वो टैक्सेबल होता है। और यूआरपीएफ में ईयरली बेसिस पे टैक्सेबल नहीं होगा, जब बाद में वो विड्रॉवल करेगा एट दैट टाइम वो टैक्सेबल होगा। और पीपीएफ में तो एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन करता ही नहीं। एम्प्लॉय के कंट्रीब्यूशन का क्या होता है? एम्प्लॉय के कंट्रीब्यूशन का अगर वो किया गया है एसपीएफ में, आरपीएफ में और टीपीएफ में, तो उसका क्या मिलता है? एटीसी में डिडक्शन। ठीक है, एम्प्लॉय को अपने ओन कंट्रीब्यूशन का एटीसी में डिडक्शन मिलता है। अच्छा, इस फंड पे जो इंटरेस्ट होता है उसका क्या ट्रीटमेंट होता है? वो टैक्सेबल होता है या एग्जेम्प्ट? एसपीएफ है तो एग्जेम्प्ट होता है सेक्शन 10(11) में, लेकिन इससे रिलेटेड अमेंडमेंट है, अभी हम पढ़ेंगे। उसके लिए हम नोट नंबर 2 में दिया हुआ अमेंडमेंट पढ़ेंगे। अच्छा, आरपीएफ है तो इंटरेस्ट का क्या ट्रीटमेंट होगा? इस फंड में जो इंटरेस्ट क्रेडिट हुआ है तो उसका क्या ट्रीटमेंट होगा? इंटरेस्ट रेट 9.5% से जितना एक्सेस है, वो इंटरेस्ट जो 9.5% के ऊपर वाला है वो टैक्सेबल होता है। कौन से सेक्शन में? सेक्शन 17 सबसेक्शन 1। अच्छा, एम्प्लॉयर वाला कंट्रीब्यूशन आरपीएफ के केस में सैलरी का जो 12% के ऊपर वाला है वो टैक्सेबल होता है। कौन से सेक्शन में? सेक्शन 17 सबसेक्शन 1 में। यूआरपीएफ वाला वो टैक्सेबल नहीं होता है ईयरली बेसिस पर, जब विड्रॉवल के टाइम सारा टैक्सेबल होगा। और पीपीएफ का इंटरेस्ट सेक्शन 10(11) में एग्जेम्प्ट है। ये मैं थोड़ा पिछला बैकग्राउंड बता रहा हूं आपको। अब ये तो इंटरेस्ट टैक्सेबल होगा या एग्जेम्प्ट होगा, ये हमने समझा। अब बात करते हैं विड्रॉवल के टाइम पर क्या होगा। जब एम्प्लॉय रिटायर होता है या जब उसका जॉब टर्मिनेट होता है, एट दैट टाइम वो विड्रॉवल करे तो क्या होगा? अगर वो टैक्सेबल होगा, विड्रॉवल टैक्सेबल होगी या एग्जेम्प्ट होगी? अगर एसपीएफ है तो एग्जेम्प्ट होगी सेक्शन 10(11) में, लेकिन इससे भी रिलेटेड हम नोट नंबर 2 पढ़ेंगे। और अगर आरपीएफ है तो सेक्शन 10(12) में एग्जेम्प्ट है, सब्जेक्ट टू फुलफिलमेंट ऑफ सर्टेन कंडीशंस की एम्प्लॉय की कंटिन्यूस सर्विस होनी चाहिए, कम से कम 5 साल उसने कम से कम सर्विस रेंडर की भी होनी चाहिए। यूआरपीएफ के केस में ईयरली बेसिस पर कुछ टैक्सेबल नहीं था, लेकिन विड्रॉवल के टाइम पर सब टैक्सेबल हो जाएगा। कैसे होगा? वो नोट नंबर 4 में दे रखा है। और पीपीएफ के केस में विड्रॉवल एग्जेम्प्ट होती है सेक्शन 10(11) में। ठीक है, अब ये नोट नंबर 2 जो है उसमें कुछ अमेंडमेंट है। देखिए, एसपीएफ और पीपीएफ की से जो भी पेमेंट मिले या उससे हम जो भी विड्रॉवल करते हैं वो एग्जेम्प्ट होती है सेक्शन 10(11) में। कौन सी? एसपीएफ और पीपीएफ। अब सेक्शन 10(12) में आरपीएफ की विड्रॉवल एग्जेम्प्ट होती है, तो एसपीएफ और पीपीएफ की विड्रॉवल एग्जेम्प्ट होती है सेक्शन 10(11) में। और
आरपीएफ का जो एक्यूमुलेटेड बैलेंस एम्प्लॉय विड्रॉ करता है, एट दैट टाइम आरपीएफ की विड्रॉल भी सेक्शन 10-12 में एग्जेम्प्ट होती है। तो ये एग्जाम्पशंस तो पहले से ही थे, सेक्शन 10-11 और सेक्शन 10-12, बट इसमें कुछ अमेंडमेंट हुआ। किसमें? सेक्शन 10-11 और सेक्शन 10-12 में अमेंडमेंट हुआ, जिसका इफेक्ट इन प्रोविडेंट फंड्स के विड्रॉवल पर और इंटरेस्ट पर इफेक्ट पड़ा उसका। ठीक है, तो अब ये अमेंडमेंट वाली बात हम पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, अमेंडमेंट जो है वो इतना ही पोर्शन है। तो देखिए, ध्यान से सुनिएगा, जो सेक्शन 10-11 और 10-12 का एग्जाम्पशन है, 10-11 का एग्जाम्पशन किसके लिए? एसपीएफ और पीपीएफ के लिए, 10-12 का आरपीएफ के लिए। ठीक है, लेकिन वो क्या बोल रहे हैं आगे? वो नहीं मिलेगा, 10-11, 10-12 का एग्जाम्पशन नहीं मिलेगा। किस पर नहीं मिलेगा? इन रेस्पेक्ट ऑफ इंटरेस्ट इनकम अक्रूड ड्यूरिंग द रेलेवेंट प्रीवियस ईयर। अभी तुमने इंटरेस्ट को लेकर पढ़ा कि इंटरेस्ट एसपीएफ का एग्जेम्प्ट होता है, ठीक है, और आरपीएफ का 9.5% के ऊपर है तो टैक्सेबल होता है। इसका मतलब 9.5% इंटरेस्ट रेट जितना तो एग्जेम्प्ट होता है। ठीक है, अब इसको लेकर एक अमेंडमेंट हुआ। इसमें क्या बोला गया? इंटरेस्ट जो है, इंटरेस्ट जो अक्रू हुआ ड्यूरिंग द रेलेवेंट प्रीवियस ईयर, उसमें से जो एम्प्लॉय के कंट्रीब्यूशन वाला पार्ट है, जितना वो 2.5 लाख के ऊपर है, मतलब 2.5 लाख से ऊपर जो एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन है इन एनी प्रीवियस ईयर, मतलब एक ईयर का चेक करेंगे, ईच ईयर, इन सच फंड ऑन और आफ्टर जो हुआ 1 अप्रैल 2021, 1 अप्रैल 2021 से जो एम्प्लॉय के कंट्रीब्यूशन जो 2.5 लाख के ऊपर वाला है, उस पर जो इंटरेस्ट मिला, उस पर सेक्शन 10-11 और सेक्शन 10-12 का एग्जाम्पशन नहीं मिलेगा अगर एम्प्लॉयर भी इस फंड में कंट्रीब्यूशन करता है। ठीक है, तो इस बात को हम ऐसे समझते हैं, एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन, एम्प्लॉय का देखना है, एम्प्लॉयर का नहीं देखना है। किसका देखना है? एम्प्लॉय का। एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन, एम्प्लॉय ने सपोज 4 लाख कंट्रीब्यूशन किया है, 4 लाख, ठीक है, तो 4 लाख में से जो उसका 2.5 लाख वाला कंट्रीब्यूशन है, 2.5 लाख तक, और बाकी कितना बचा? 1.5 लाख। ठीक है, तो इस पर उसे जो इंटरेस्ट अक्रू हुआ है ड्यूरिंग द रेलेवेंट प्रीवियस ईयर, सपोज इस पर इंटरेस्ट अक्रू हुआ है 25,000 और इस पे इंटरेस्ट अक्रू हुआ है 15,000। ठीक है, टोटल 40,000 का इंटरेस्ट है। अब इसमें गवर्नमेंट क्या बोल रही है? लैंग्वेज ढंग से समझिएगा, जो 2.5 लाख के ऊपर वाला कंट्रीब्यूशन है, मतलब 1.5 लाख इस सिचुएशन में, उस पे जो इंटरेस्ट है, तो उस पे क्या इंटरेस्ट है? 15,000। उस पे इंटरेस्ट है 15,000। वो 15,000 के इंटरेस्ट पर एग्जम्पशन नहीं मिलेगा। इसका मतलब 2.5 लाख तक के 2.5 लाख रुपए तक का जो एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन है, उस पे जो इंटरेस्ट बनता है, उस इंटरेस्ट पर तो एग्जम्पशन मिलेगा। ठीक है, बात इंटरेस्ट के एग्जम्पशन की हो रही है। तो एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन जितना 2.5 लाख रुपए तक का है पर एनम, उस 2.5 लाख तक के एम्प्लॉय के कंट्रीब्यूशन पर जो इंटरेस्ट मिला वो तो एग्जेम्प्ट है। 2.5 लाख के ऊपर वाला, 2.5 लाख के ऊपर वाला जो एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन है, उस पर जो इंटरेस्ट है वो टैक्सेबल रहेगा। ठीक है, फिर एक बात और बोली इसमें, अगर एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन नहीं करता, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन सपोज इस फंड में नहीं करता, तो ये लिमिट 2.5 लाख की क्या हो जाएगी? 5 लाख हो जाएगी। तो एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन करेगा इन एक्सेस ऑफ 5 लाख ऑन और आफ्टर 1 अप्रैल 2021, तो
5 लाख तक जो एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन है, 5 लाख तक जो एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन है, उस पर जो इंटरेस्ट मिला वो इंटरेस्ट एग्जेम्प्ट रहेगा। 5 लाख तक के एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन पर, 5 लाख तक का एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन है, उस पे जो इंटरेस्ट मिला वो तो इंटरेस्ट एग्जेम्प्ट रहेगा। 5 लाख के ऊपर वाला जो एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन है, 5 लाख के ऊपर वाला जो एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन है, उस पे जो इंटरेस्ट मिलेगा वो टैक्सेबल हो जाएगा। ठीक है, तो ध्यान से समझना, दोबारा इसको समझते हैं। लैंग्वेज देखिए, वैसे तो इंटरेस्ट एग्जेम्प्ट है, ठीक है, लेकिन बोल रहे हैं और ये इंटरेस्ट एग्जेम्प्ट है अगर वो एसपीएफ और पीपीएफ का है तो वो सेक्शन 10(11) में एग्जेम्प्ट है, और अगर आरपीएफ का है तो सेक्शन 10(12) में एग्जेम्प्ट है। लेकिन क्या बोल रहे हैं, इस इंटरेस्ट पर एग्जम्पशन नहीं मिलेगा, शैल नॉट बी अवेलेबल। इस इंटरेस्ट पर एग्जम्पशन नहीं मिलेगा जो अक्रू हुआ ड्यूरिंग द रेलेवेंट प्रीवियस ईयर टू द एक्सटेंट इट रिलेट्स टू। ये इंटरेस्ट किससे रिलेटेड है? एम्प्लॉय के कंट्रीब्यूशन से। और एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन जो 2.5 लाख के ऊपर वाला है इन एनी प्रीवियस ईयर, मतलब एनुअल 2.5 लाख के ऊपर वाला जो एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन है, उस पर जो इंटरेस्ट है वो एग्जेम्प्ट नहीं होगा, उस पर एग्जम्पशन नहीं मिलेगा। और वो कब? जब एम्प्लॉयर भी इस फंड में कंट्रीब्यूशन करता है। अगर एम्प्लॉयर इस फंड में कंट्रीब्यूशन नहीं करता है तो ये लिमिट 2.5 लाख के बजाय 5 लाख हो जाएगी। ठीक है, तो समझ आ गई बात। ये एग्जाम्पल मैंने दिया, एम्प्लॉय ने सपोज 4 लाख का कंट्रीब्यूशन किया, 4 लाख का कंट्रीब्यूशन किया, उसमें से एम्प्लॉय का जितना 2.5 लाख वाला कंट्रीब्यूशन है उस पर जो इंटरेस्ट है वो इंटरेस्ट तो एग्जेम्प्ट हो जाएगा, और जो 2.5 लाख के ऊपर वाला एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन है उस पर जो इंटरेस्ट मिला वो टैक्सेबल होगा, उस पर कोई एग्जम्पशन नहीं मिलेगा। ठीक है, बात समझ आ गई। देखिए, इसको मैंने एक एग्जाम्पल से भी समझा रखा है नीचे। मिस्टर राधे इज एम्प्लॉयड विथ रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। एम्प्लॉयर कंपनी और मिस्टर राधे दोनों कंट्रीब्यूट करते हैं आरपीएफ में बेसिक सैलरी का 10%। बेसिक सैलरी का आरपीएफ में कंट्रीब्यूशन करते हैं दोनों, एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय दोनों बेसिक सैलरी का 10% कंट्रीब्यूट करते हैं। और वो कंट्रीब्यूशन कब करते हैं? एवरी प्रीवियस ईयर के 1 अप्रैल को कर देते हैं। मिस्टर राधे की सैलरी 35 लाख है। 2021-22 की सैलरी उसकी 35 लाख है, 35 लाख। और एक्यूमुलेटेड बैलेंस उसका एज ऑन 31 मार्च 2021, मतलब पिछले साल के एंड को उसका एक्यूमुलेटेड बैलेंस है 51 लाख। और इंटरेस्ट की रेट आरपीएफ पर सपोज 9% है। और तो आपको कंप्यूट करना है। अब आप बोलोगे सर आरपीएफ है तो आरपीएफ का इंटरेस्ट तो 9.5% तक तो एग्जेम्प्ट होता है। 9.5% तो जितना इंटरेस्ट तो एग्जेम्प्ट होता है, उसके ऊपर वाला जो होता है वो टैक्सेबल होता है। तो गवर्नमेंट के लिए यस, आपको परसेंटेज वाइज भी देखना है। आप सोच रहे हैं 9% तक है तो एग्जेम्प्ट ही हो जाएगा सारा। तो गवर्नमेंट ने तो पहले परसेंटेज वाइज कंडीशन डाल रखी थी, आरपीएफ का इंटरेस्ट 9.5% पर एनम जितना इंटरेस्ट एग्जेम्प्ट होगा वो परसेंटेज वाइज लिमिट डाल रखी थी। 9.5% के ऊपर वाला इंटरेस्ट टैक्सेबल। बट अब गवर्नमेंट ने अमाउंट वाइज लिमिट भी डाल दी है। पहले सिर्फ परसेंटेज वाइज लिमिट थी, अब अमाउंट वाइज लिमिट भी हो गई है। तो अमाउंट वाइज लिमिट क्या डाल दी? 2.5 लाख, 5 लाख। समझे बात? तो अब 2 बात हो गई, परसेंटेज वाइज लिमिट भी चेक करनी है और अमाउंट वाइज लिमिट भी चेक करनी है। ठीक है, अब इस केस में क्या हो रहा है? परसेंटेज वाइज लिमिट 9.5% है, इंटरेस्ट एक्चुअल उसके अंदर ही है, आपको लग रहा है 9% ही है तो सारा एग्जाम्प्ट हो जाना चाहिए। बट गवर्नमेंट के लिए अमाउंट वाइज भी देखो। आप
अमाउंट वाइज भी देखो। तो अमाउंट वाइज भी देखना है इस केस में। अब देखिए, जो एक्यूमुलेटेड बैलेंस है, बट ये टैक्सेबल होने का प्रोविजन कब से आया है? ऑन और आफ्टर 1 अप्रैल 2021। ठीक है, कब से आया है? 1 अप्रैल 2021 से आया है। तो इसका मतलब उससे पहले जो बैलेंस पड़ा था पीएफ अकाउंट में, उससे पहले जो बैलेंस पड़ा था पीएफ अकाउंट में, उस पुराने बैलेंस पे आज भी या आगे फ्यूचर में भी जो इंटरेस्ट मिलेगा वो एग्जेम्प्ट रहेगा। जो पुराना बैलेंस है ना, ये प्रोविजन टैक्सेबल होने का कब से इफेक्टिव हुआ है? 1 अप्रैल 2021 से। तो इस डेट से पहले जो भी कॉन्ट्रीब्यूशंस हो चुके थे, जो पीएफ अकाउंट में पड़े हैं एक्यूमुलेटेड होकर, उस पे आज भी जो इंटरेस्ट मिलेगा या फ्यूचर में भी जो इंटरेस्ट मिलेगा पुराने बैलेंस पर, वो आज भी एग्जेम्प्ट रहेगा। तो 31/3/2021 तक जो एक्यूमुलेटेड बैलेंस पड़ा था, मतलब ये तो ओल्ड बैलेंस है, ओल्ड 51 लाख है, इस पर 9% पर एनम इंटरेस्ट मिला, ये एग्जेम्प्ट, ये तो ओल्ड बैलेंस पर है। ठीक है, फिर ये तो पुराना, कब तक का? 31 मार्च 2021 तक के ओल्ड बैलेंस पे आज भी इस साल 21-22 में जो इंटरेस्ट मिलेगा वो एग्जेम्प्ट। ठीक है, तो ये इंटरेस्ट किस ईयर का है? 2021-22 का है, बट ओल्ड बैलेंस पे मिला, तो ये तो एग्जेम्प्ट है। फिर इस साल जो कंट्रीब्यूशन हुआ, बात उसकी है, बात उसकी है। उसमें भी जो एम्प्लॉयर के कंट्रीब्यूशन पर इंटरेस्ट मिलेगा, एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन कितना है? देखिए कितना कर रहे हैं, 35 लाख का 10%। तो सैलरी 35 लाख, 10% दोनों करते हैं, मतलब 3,50,000 एम्प्लॉयर एम्प्लॉय दोनों इक्वल कंट्रीब्यूशन करते हैं 3,50,000। तो जो एम्प्लॉयर वाला कंट्रीब्यूशन है 3,50,000, 35 लाख का 10%, उसका जो 9% इंटरेस्ट होगा वो पूरा एग्जेम्प्ट। एग्जेम्पशन गवर्नमेंट ने किस पे छीना है? किसको टैक्सेबल बनाया है? एम्प्लॉई के कंट्रीब्यूशन, और उसमें भी एम्प्लॉई का कंट्रीब्यूशन 2.5 लाख जितना है, एम्प्लॉई ने उस ईयर में 2.5 लाख जितना कंट्रीब्यूशन किया उस फंड में, उस पे जो इंटरेस्ट है वो एग्जेम्प्ट। 2.5 लाख के ऊपर वाला जो एम्प्लॉई कंट्रीब्यूशन है, उस पे जो इंटरेस्ट मिलेगा वो टैक्सेबल होगा। तो एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन कितना है? एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन भी कितना है? 3,50,000। इसमें 2.5 लाख जितना एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन है, उस पर जो इंटरेस्ट है, उस पर इंटरेस्ट कितना है? 9%। 9% ये हुआ 22,500, ये तो होगा एग्जेम्प्ट। और बाकी का जो बाकी का 2.5 लाख के ऊपर कितना हुआ? टोटल 3.5 लाख है। टोटल एम्प्लॉई का कंट्रीब्यूशन कितना है? 3.5 लाख। उसमें 2.5 लाख तक का जो एम्प्लॉई कंट्रीब्यूशन है उसका इंटरेस्ट एग्जेम्प्ट, और 2.5 लाख के ऊपर वाला कितना हुआ? 1 लाख। 1 लाख उसका 9% इंटरेस्ट, वो तो टैक्सेबल होगा। ठीक है, इसका मतलब इस साल से एक और भी इसमें एक नया रूल डाला गया है कि इस सेपरेट अकाउंट मेंटेन करने पड़ेंगे। फिर तो पीएफ अकाउंट में भी 2 पार्ट रखने पड़ेंगे। उसके लिए रूल नंबर 9D आया है। उसमें क्या बोला? जो एसपीएफ और आरपीएफ में एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन, बात सारी एम्प्लॉय के कंट्रीब्यूशन को लेकर है, ये ध्यान रखना। हर जगह एम्प्लॉय के कंट्रीब्यूशन की बात हो रखी है। देखिए, एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन, ठीक है। तो एम्प्लॉयर के कंट्रीब्यूशन का इंटरेस्ट तो अभी भी एग्जेम्प्ट है पूरा। एम्प्लॉयर के कंट्रीब्यूशन का इंटरेस्ट तो पूरा ही एग्जेम्प्ट है। एम्प्लॉय के कंट्रीब्यूशन के 2 पार्ट कर देंगे, ठीक है। जैसे मैंने बताया 4 लाख का एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन है, उसमें से 2.5 लाख तक जितना एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन है उस पर जो इंटरेस्ट है वो एग्जेम्प्ट। 2.5 लाख के ऊपर वाला जो एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन है उस पर जो इंटरेस्ट है वो टैक्सेबल। ठीक है, समझ आ गई बात? चलिए, अब तो गवर्नमेंट ने रूल 9D इसमें डाला।
अब इसमें क्या बोला गवर्नमेंट ने कि सेपरेट अकाउंट रखो फिर तो पीएफ अकाउंट में। कब से? प्रीवियस ईयर 21-22 से और आगे भी सब्सिक्वेंट ईयर्स में, ताकि जितना टैक्सेबल कंट्रीब्यूशन है, टैक्सेबल कंट्रीब्यूशन कितना, किसका? एम्प्लॉय का, जो 2.5 लाख के ऊपर वाला है, ठीक है, और जो नॉन टैक्सेबल कंट्रीब्यूशन है जो 2.5 लाख तक है, ठीक है, वो सेपरेट उसका अकाउंट मेंटेन करो। तो नॉन टैक्सेबल कंट्रीब्यूशन जो 2.5 लाख जितना है वो एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन 2.5 लाख जितना, ठीक है, उस अकाउंट में सेपरेट अकाउंट रखने, तो उस अकाउंट में क्या क्या जाएगा? उस अकाउंट में क्या क्या जाएगा? 31/3/2021 मतलब लास्ट ईयर के एंड तक का जो क्लोजिंग बैलेंस था उसमें जाएगा। क्यों इसको नॉन टैक्सेबल में क्यों रख रहे हैं? लास्ट ईयर तक का क्लोजिंग बैलेंस इसको नॉन टैक्सेबल में इसलिए डाला जा रहा है ताकि इस पे 21-22 में, प्रीवियस ईयर 21-22 में और सब्सिक्वेंट ईयर्स में भी जो इंटरेस्ट मिलेगा वो एग्जेम्प्ट ही रहेगा ओल्ड बैलेंस पर, जो एज ऑन 31 मार्च 2021 तक था। उस ओल्ड बैलेंस पे जो इंटरेस्ट मिलेगा वो एग्जेम्प्ट ही रहेगा। ये टैक्सेबल होने वाली बातें कब से हैं? 21-22 से, प्रीवियस ईयर 21-22 से। 21-22 से पहले तक जितना ओल्ड बैलेंस था आरपीएफ अकाउंट में, उसका इंटरेस्ट तो उस पे आज भी जो इंटरेस्ट मिलेगा 21-22 में और सब्सिक्वेंट ईयर्स में, वो तो आगे भी एग्जेम्प्ट ही रहेगा। ओल्ड बैलेंस पे जो मिलेगा इंटरेस्ट वो हमेशा ही एग्जेम्प्ट रहेगा। 21-22 तो क्या, सब्सिक्वेंट ईयर्स में भी एग्जेम्प्ट रहेगा। ठीक है, तो इसको नॉन टैक्सेबल में डाल दो। फिर कंट्रीब्यूशन जो एम्प्लॉय ने किया है आरपीएफ अकाउंट में 21-22 में या सब्सिक्वेंट ईयर्स में, जितना 2.5 लाख या 5 लाख तक किया है वो इस नॉन टैक्सेबल अकाउंट में रहेगा। 2.5 लाख जितना या 5 लाख, अगर एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन नहीं करता तो एम्प्लॉय के लिए लिमिट 5 लाख हो जाएगी। तो जितना एम्प्लॉय ने कंट्रीब्यूशन किया 2.5 लाख जितना या 5 लाख जितना, वो नॉन टैक्सेबल कंट्रीब्यूशन अकाउंट में जाएगा। ठीक है, फिर इस पर और इस पर, इन दोनों पर जो इंटरेस्ट मिलेगा उसमें से विड्रॉवल का अमाउंट लेस कर देंगे। अगर एम्प्लॉय उस आरपीएफ अकाउंट से पैसा निकालता है तो उसमें से कम कर देंगे फ्रॉम सच अकाउंट। तो उस पे जो इंटरेस्ट भी मिलेगा वो एग्जेम्प्ट रहेगा। ठीक है, तो ये इंटरेस्ट जो है वो किस किस पर मिल रहा है? जो इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट दोनों पर, इस पुराने बैलेंस पे भी और 2.5 लाख जितने एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन पर भी जो इंटरेस्ट मिला है वो नॉन टैक्सेबल कंट्रीब्यूशन अकाउंट में जाएगा। ठीक है, और टैक्सेबल कंट्रीब्यूशन अकाउंट अलग रहेगा, मतलब पीएफ अकाउंट के 2 पार्ट रहेंगे इन रेस्पेक्ट ऑफ एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन। इन रेस्पेक्ट ऑफ एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन 2.5 लाख वाला, 2.5 लाख जितना एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन उसका हिसाब अलग, उसका इंटरेस्ट अलग, और 2.5 लाख के ऊपर वाला एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन अलग, उसके ऊपर का इंटरेस्ट अलग। ठीक है, ऐसे मेंटेन होगा। तो टैक्सेबल अकाउंट में क्या क्या आएगा? शेल बी द एग्रीगेट ऑफ द फॉलोइंग। उसमें क्या क्या होगा? जो एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन है 21-22 में और आगे सब्सिक्वेंट ईयर्स में भी, जो 2.5 लाख के ऊपर या 5 लाख के ऊपर वाला एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन है वो टैक्सेबल अकाउंट में जाएगा। ठीक है, और उस पे जो इंटरेस्ट अक्रू होगा ड्यूरिंग द रेलेवेंट प्रीवियस ईयर वो भी टैक्सेबल कंट्रीब्यूशन अकाउंट में जाएगा। बात समझ आ गई? ठीक है, तो इस साल ये अमेंडमेंट है प्रोविडेंट फंड में। फिर बाकी की बातें तो सेम ही हैं, वो आरपीएफ। इसका मतलब हम ऐसे समझें, आरपीएफ वगैरह के लिए परसेंटेज वाइज लिमिट थी, परसेंटेज वाइज लिमिट थी कि सैलरी का 12% तक एग्जेम्प्ट एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन, वो बात एम्प्लॉयर के कंट्रीब्यूशन के लिए हो रही है। ये ध्यान रखना, ये बात एम्प्लॉयर के कंट्रीब्यूशन के लिए है। एम्प्लॉयर के कंट्रीब्यूशन के लिए हम क्या देखेंगे? आरपीएफ के लिए टैक्सेबल होगा जितना सैलरी के 12% से ऊपर वाला है, वो एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन है। ठीक है, नीचे जो बात हुई, देखिए इसका मतलब क्या हुआ? आरपीएफ की अगर बात करूं तो एम्प्लॉयर के कंट्रीब्यूशन के लिए गवर्नमेंट ने परसेंटेज वाइज लिमिट रखी 12% जितना एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन एग्जेम्प्ट, एक्सेस टैक्सेबल।
एम्प्लॉई के कंट्रीब्यूशन के लिए अमाउंट वाइज लिमिट रखी, एम्प्लॉयर के कंट्रीब्यूशन के लिए परसेंटेज वाइज लिमिट वो भी देखनी है, और एम्प्लॉई के कंट्रीब्यूशन के लिए अमाउंट वाइज लिमिट वो भी देखनी है। ठीक है, तो दोनों बातें अलग अलग हैं। 12% वाली बात एम्प्लॉयर के कंट्रीब्यूशन के लिए और 2.5 लाख 5 लाख वाली बात एम्प्लॉई के कंट्रीब्यूशन के लिए है। ठीक है, बात समझ आ गई। चलिए अब आगे समझते हैं हम सैलरी हेड में एक और अमेंडमेंट हुआ है। सैलरी हेड में परक्यूजिट से रिलेटेड पिछले साल 2 सेक्शन आई थी। कौन कौन सी? एक आई थी सेक्शन 17 सबसेक्शन 2 क्लॉज 7 और उसमें अमेंडमेंट हुआ था। ठीक है, और एक आई थी सेक्शन 17 सबसेक्शन 2 क्लॉज 7A। ठीक है, तो ये भी देखना है, ये भी देखना है। तो मतलब ये ऊपर वाली बात खत्म हो गई, अब सेकंड पॉइंट शुरू हो रहा है, बिल्कुल अलग बात, एक नया अमेंडमेंट। अब एम्प्लॉयर ने कंट्रीब्यूशन किया आरपीएफ में, एनपीएस में, नोटिफाइड पेंशन स्कीम, रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड आरपीएफ और एएसएफ। एएसएफ मतलब सुपर एन्युएशन फंड, उसमें एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन कर रहा है। इन तीनों में, अगर इन तीनों में फंड्स में एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन कर रहा है और उसका एग्रीगेट कंट्रीब्यूशन टू सच फंड्स 7.5 लाख रुपए पर एनम को एक्सीड हो गया, तो जो 7.5 लाख से ऊपर वाला है, जो 7.5 लाख से ऊपर वाला एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन है। देखो बात एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन के लिए कही गई थी, और ऊपर जो हम 2.5 लाख वाली बात पढ़ के आए वो तो एम्प्लॉई के कंट्रीब्यूशन के लिए, वो एम्प्लॉई के कंट्रीब्यूशन की है, और ये एम्प्लॉयर के कंट्रीब्यूशन की बात हो रही है। बात समझ आ गई? ठीक है, और एम्प्लॉयर के कंट्रीब्यूशन के लिए ऊपर एक और लिमिट थी आरपीएफ के केस में, सैलरी का 12%, वो एम्प्लॉयर के लिए थी परसेंटेज वाइज, और एम्प्लॉयर के कंट्रीब्यूशन के लिए परसेंटेज वाइज ये सामने देख रहे हैं आप, और एक अमाउंट वाइज लिमिट भी हो गई है, ये हम अभी देखते हैं। एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन कर रहा है एम्प्लॉई के लिए 7.5 लाख के ऊपर, किस में? 3 फंड में, आरपीएफ में, नोटिफाइड पेंशन स्कीम जो 80CCD में होती है, और अप्रूव्ड सुपर एन्युएशन फंड एएसएफ में कंट्रीब्यूशन एम्प्लॉयर ने किया। एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन जितना 7.5 लाख के ऊपर गया, वो एक्सेस वाला एम्प्लॉई के हेड्स में परक्यूजिट माना जाएगा सेक्शन 17 सबसेक्शन 2 क्लॉज 7 में। एम्प्लॉयर इन तीनों फंड्स में, आरपीएफ, एनपीएस और एएसएफ में 7.5 लाख के ऊपर एम्प्लॉय के लिए जो कंट्रीब्यूशन करता है, वो 7.5 लाख के ऊपर वाला एक्सेस वो एम्प्लॉय के हैंड्स में परक्यूजिट माना जाएगा सेक्शन 17 सबसेक्शन 2 क्लॉज 7 में। ठीक है, ये अमेंडमेंट तो इफेक्टिव हो चुका था 1 अप्रैल 2020 से ही, मतलब प्रीवियस 2021 से ही इफेक्टिव हो गया था। फिर इस पर ये 7.5 लाख तक से एक्सीड करेगा जो परक्यूजिट होगा, मतलब 7.5 लाख तक तो परक्यूजिट नहीं होगा, 7.5 लाख एक्सेस वाला परक्यूजिट होगा। क्लियर? चलिए अब आगे बढ़े। इस पर जो एनुअल एक्रीशन होगा, इस पर जो एनुअल एक्रीशन होगा इन द फॉर्म ऑफ तो एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन जो 7.5 लाख के ऊपर वाला है, किन 3 फंड्स में? रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड, एनपीएस और एएसएफ में एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन करता है। 7.5 लाख जितना एग्जेम्प्ट होता है, 7.5 लाख के ऊपर वाला एम्प्लॉय के लिए परक्यूजिट माना जाता है सेक्शन 17 सबसेक्शन 2 क्लॉज 7 में। अब इस एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन पर जो 7.5 लाख के ऊपर वाला है, उस पर
जो एनुअल अक्रीशन होता है, मतलब इंटरेस्ट डिविडेंड या कुछ अमाउंट मिलता है, उसको हम बोलते हैं एनुअल अक्रीशन। तो एनुअल अक्रीशन मिलता है इन द फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट डिविडेंड, कुछ भी सिमिलर अमाउंट जो आरपीएफ, एनपीएस और एएसएफ अकाउंट में बैलेंस पड़ा है उस पर। तो इसको हम ऐसे समझें, ये बात एम्प्लॉयर के कंट्रीब्यूशन के लिए कही गई है, एम्प्लॉय के कंट्रीब्यूशन के लिए नहीं, एम्प्लॉयर के कंट्रीब्यूशन पर, उस पे जो इंटरेस्ट है। एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन इन तीन में कर रहा है, आरपीएफ में, एनपीएस में और एएसएफ में। इन तीन में एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन कर रहा है 7.5 लाख जितना एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन है, उस पे जो इंटरेस्ट मिलेगा वो टैक्सेबल नहीं होगा, वो तो रहेगा एग्जेम्प्ट। और 7.5 लाख के ऊपर वाला जो एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन है उस पे जो इंटरेस्ट मिलेगा वो टैक्सेबल हो जाएगा परक्यूजिट के रूप में। तो यहां क्या दे रखा है, जो एनुअल अक्रीशन हो रहा है इस फंड पर, पैसा पड़ा है आरपीएफ, एनपीएस, एएसएफ में, उस पर जो एनुअल अक्रीशन होगा आरपीएफ, एनपीएस, एएसएफ में 7.5 लाख रुपए जितना एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन है, उस पे जो इंटरेस्ट मिलेगा वो होगा एग्जेम्प्ट। और 7.5 लाख के ऊपर जो एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन है उस पे जो इंटरेस्ट मिलेगा वो रहेगा टैक्सेबल। तो वो टैक्सेबल किसमें होगा इंटरेस्ट, वो परक्यूजिट माना जाएगा सेक्शन 17 सबसेक्शन 2 क्लॉज 7A में, उसे परक्यूजिट माना जाएगा। और ये एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन जो 7.5 लाख के ऊपर वाला है, इसे भी परक्यूजिट माना जाएगा सेक्शन 17 सबसेक्शन 2 क्लॉज 7 में। तो एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन जो 7.5 लाख के ऊपर वाला है वो सेक्शन 17 सबसेक्शन 2 क्लॉज 7 में टैक्सेबल है, और उस पे जो इंटरेस्ट है वो टैक्सेबल है सेक्शन 17 सबसेक्शन 2 क्लॉज 7A में। ठीक है, अब वो कंप्यूट कैसे होगा, वो इंटरेस्ट वगैरह जिसे सेक्शन 17 सबसेक्शन 2 क्लॉज 7A में परक्यूजिट माना जा रहा है, वो कंप्यूट कैसे किया जाएगा एज पर रूल 3B। तो रूल 3B, ये इंटरेस्ट हम कंप्यूट कैसे करेंगे, जो आरपीएफ, एएसएफ और एनपीएस का पैसा पड़ा है उससे जो इंटरेस्ट वगैरह मिला, 7.5 लाख के ऊपर वाला जो एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन है उस पे जो इंटरेस्ट मिलेगा वो टैक्सेबल होगा, परक्यूजिट माना जाएगा सेक्शन 17 सबसेक्शन 2 क्लॉज 7 में। तो वो कंप्यूट कैसे करेंगे, इसके लिए गवर्नमेंट ने बनाया इस बार रूल 3B। तो क्या कंप्यूट उससे हो जाएगा, एनुअल अक्रीशन। एनुअल अक्रीशन बाय वे ऑफ इंटरेस्ट, डिविडेंड, एनी अदर अमाउंट ऑफ सिमिलर नेचर ड्यूरिंग द रेलेवेंट प्रीवियस ईयर। उसका गवर्नमेंट ने एक फॉर्मूला दिया, तो ये फॉर्मूला देख रहे हैं आप, टैक्सेबल परक्यूजिट, टीपी मतलब ये इंटरेस्ट वाला टैक्सेबल परक्यूजिट। फॉर्मूला क्या है, PC/2। PC का मतलब क्या है अभी देखेंगे हम, PC/2 इंटू R प्लस PC1 प्लस TP1 इंटू R। तो TP का मतलब तो यही है कि जो करंट ईयर का इंटरेस्ट है, जो करंट ईयर का इंटरेस्ट है वो लेना है, जो टैक्सेबल है। टैक्सेबल क्या होता है, एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन जितना 7.5 लाख के ऊपर वाला है, वो 7.5 लाख के ऊपर वाले एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन पर जो इंटरेस्ट मिलता है वो टैक्सेबल होता है, वो करंट ईयर का लेना है। तो टीपी यही कैलकुलेट करना है हमें, ये इंटरेस्ट कैसे कंप्यूट होगा यही समझना है। फिर पीसी कैसे कैलकुलेट करें, एग्रीगेट ऑफ एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन जो 7.5 लाख के ऊपर वाला है, इन तीनों फंड का एग्रीगेट जो 7.5 लाख के ऊपर एम्प्लॉयर ने ड्यूरिंग द रेलेवेंट प्रीवियस ईयर किया। तो इसका मतलब ये क्या है, करंट ईयर का एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन जो 7.5 लाख के ऊपर वाला है, ये कहलाएगा पीसी। देखिए, इंटरेस्ट इन जनरल प्रिंसिपल पर कंप्यूट होता है, तो इसको हम बोल देते हैं प्रिंसिपल कंट्रीब्यूशन पीसी, जो 7.5 लाख के ऊपर वाला है। इसी पर ही जो इंटरेस्ट होगा वो भी टैक्सेबल होगा। तो ये दो बातें हो गई। फिर
पीसी कैसे, PC1 कैलकुलेट करना है। ये तो करंट ईयर के थे, ऊपर टीपी और पीसी, ये तो करंट ईयर के थे। PC1 क्या है? एम्प्लॉयर जो इन फंड्स में कंट्रीब्यूशन कर रहा है 7.5 लाख के ऊपर, इन तीनों फंड्स में मिलाकर फॉर द प्रीवियस ईयर और ईयर्स कमेंसिंग फ्रॉम 1 अप्रैल 2020 अदर देन करंट प्रीवियस ईयर। मतलब ये प्रोविजन ही गवर्नमेंट ने कब से बनाया? 1 अप्रैल 2020 से। मतलब ये प्रोविजन ही इफेक्टिव जब 2020-21 से हुआ। तो यहां बोल रहे हैं अदर देन करंट प्रीवियस ईयर। करंट प्रीवियस ईयर 21-22 है। उससे पहले तो सिर्फ एक ही साल कवर होगा, 2020-21। तो कह रहे हैं पास्ट ईयर, ये बोल रहे हैं पास्ट ईयर का टैक्सेबल परक्यूजिट देखना है। मतलब पास्ट ईयर का इंटरेस्ट जो 7.5 लाख के ऊपर वाले एम्प्लॉयर के कंट्रीब्यूशन पर मिला, वो देखना है। फिर आर देखेंगे। आर क्या हुआ? तरीके से रेट है, ये कैसे निकालेंगे? I/FAVG। FAVG मतलब फंड का एवरेज बैलेंस। फंड का एवरेज बैलेंस। I का मतलब है करंट ईयर का इंटरेस्ट। करंट ईयर का इंटरेस्ट। तो करंट ईयर का इंटरेस्ट लेंगे हम, करंट ईयर का इंटरेस्ट। और FAVG मतलब फंड का एवरेज बैलेंस। तो वो कैसे निकालेंगे? इन तीनों फंड्स में एज ऑन 1 अप्रैल 2021 जो बैलेंस पड़ा था वो, और एज ऑन 31 मार्च 2022 को जो बैलेंस पड़ा है, तो क्या मैं ऐसे लिख दूं कि ओपनिंग बैलेंस इस साल का तीनों फंड्स में प्लस क्लोजिंग बैलेंस इस फंड में तीनों में अपॉन 2, तो ये फंड्स का एवरेज बैलेंस आ जाएगा। ठीक है, तो शुरू से बात करते हैं। फॉर्मूला थोड़ा टिपिकल है इसलिए शुरू से बात करते हैं। टीपी का मतलब करंट ईयर का वो वाला इंटरेस्ट जो 7.5 लाख से ऊपर वाले एम्प्लॉयर के कंट्रीब्यूशन पे है और वो टैक्सेबल है। पीसी का मतलब जो एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन 7.5 लाख के ऊपर वाला एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन है। PC1 का मतलब करंट ईयर को छोड़कर जो आपके उससे पुराने वाले साल हैं, तो ये प्रोविजन आया 20-21 से, तो एक ही साल कवर होगा ओल्ड पास्ट ईयर्स में एक ही साल आएगा 20-21। तो पास्ट ईयर में जो एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन था जो 7.5 लाख से ऊपर वाला था वो लेना है। मतलब 20-21 का एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन लेना है 7.5 लाख से ऊपर वाला। फिर टीपी1 क्या? जो उसी 7.5 लाख पर, मतलब जो PC1 था 7.5 लाख के ऊपर वाला पास्ट ईयर वाला एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन, उस पे जो इंटरेस्ट था 7.5 लाख से ऊपर वाला जो एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन था पास्ट ईयर में, जो उस पे जो इंटरेस्ट था वो कहलाएगा TP1। ठीक है, तो इस तरीके से समझें कि 20-21 में मतलब पास्ट ईयर में जो एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन था 7.5 लाख से ऊपर वाला, वो कहलाएगा PC1। और इसी 7.5 लाख से एक्सीडिंग वाले एक्सेस वाले अमाउंट पर जो इंटरेस्ट है वो कहलाएगा TP1। ठीक है, अब फंड का एवरेज बैलेंस कैसे निकालेंगे? इस साल तीनों फंड्स में जो ओपनिंग बैलेंस है प्लस क्लोजिंग बैलेंस है अपॉन 2 कर लेंगे, एवरेज बैलेंस आ जाएगा। और इस साल कितनी इनकम अक्रू हुई है एग्रीगेट, तीनों फंड्स के पर कितनी इंटरेस्ट इनकम अक्रू हुई है वो ले लेंगे, उसे कहेंगे हम I। ठीक है, इस I और FAVG को यूज करके हम रेट निकालेंगे। रेट कैसे आएगी? I/FAVG। ठीक है, चलिए इसको हम एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन से समझते हैं। आ जाइए, इसमें हमने एंड में कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस दे रखे हैं।
प्रैक्टिकल क्वेश्चंस देखिए। मिस्टर एक्स इज एम्प्लॉयड एज ए CFO ऑफ ABC लिमिटेड इन मुंबई। कब? 1 मई 2020 को उसका अपॉइंटमेंट हुआ है, मतलब उसके ज्वाइनिंग की डेट है 1 मई 2020। इसको हाईलाइट कर दीजिए। बेसिक सैलरी उसकी 5,50,000 है पर मंथ। फिर ही इज पेड 10% एस DA, उसको 10% DA भी मिलता है। फिर वो कंट्रीब्यूशन किसका करता है? अपनी बेसिक पे प्लस DA दोनों का कितना करता है? 11%। 11% वो कंट्रीब्यूशन करता है RPF में, और कंपनी भी सेम अमाउंट का कंट्रीब्यूशन करती है। मतलब एम्प्लॉयर एम्प्लॉय दोनों इक्वल कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं, बेसिक प्लस DA का 11%। अब इस फंड में एक्यूमुलेटेड बैलेंस कितना है? RPF अकाउंट है ये, RPF अकाउंट का क्वेश्चन है ये। RPF का ओपनिंग बैलेंस एज ऑन 1 अप्रैल 2021 को दे रखा है 15,35,000, और क्लोजिंग बैलेंस एज ऑन 31 मार्च 2022 को दे रखा है 33,55,000। आपको परक्यूजिट की टैक्सेबल वैल्यू बतानी है। जो मिस्टर एक्स को टैक्सेबल होगा सेक्शन 17 सबसेक्शन 2 क्लॉज 7 में, मतलब जो एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन है 7.5 लाख से ऊपर वाला, और वो परक्यूजिट भी बताना है जो सेक्शन 17 सबसेक्शन 2 क्लॉज 7A वाला है, मतलब उसी 7.5 लाख, जो 7.5 लाख के ऊपर वाला एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन है, जो उस पे जो एनुअल एक्रीशन हुआ वो भी बताना है, क्योंकि ये दोनों परक्यूजिट के रूप में टैक्सेबल होंगे। 7.5 लाख से ऊपर वाला एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टैक्सेबल होता है सेक्शन 17 सबसेक्शन 2 क्लॉज 7 में, और उसी 7.5 लाख जो एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन है उससे 7.5 लाख से ऊपर वाला, देखिए 7.5 लाख से ऊपर वाला जो एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन होता है वो टैक्सेबल होता है सेक्शन 17 सबसेक्शन 2 क्लॉज 7 में, और उसी जो 7.5 लाख से ऊपर वाला एक्सेस कंट्रीब्यूशन है उस पर जो इंटरेस्ट मिला वो टैक्सेबल होता है सेक्शन 17 सबसेक्शन 2 क्लॉज 7A में, और ये परक्यूजिट के रूप में टैक्सेबल होते हैं। तो 7.5 लाख से ऊपर एम्प्लॉयर ने कितना कंट्रीब्यूशन किया ये चेक करना है। एम्प्लॉयर ने कितना कंट्रीब्यूशन किया? बेसिक सैलरी 5.5 लाख, उसका 10% DA, ठीक है, ये 1 महीने का है, 12 महीने का कितना हुआ, और उस पे 11% कैलकुलेट करना है। तो ये आपका आता है 5,50,000 इंटू 10% इसका, तो इंटू 12 महीने इंटू 11%, तो ये आपका आता है 7,98,600। एम्प्लॉयर ने एक्चुअल कंट्रीब्यूशन इतना किया। 7.5 लाख तक तो एग्जेम्प्ट है, और 7.5 लाख से ऊपर वाला जो है वो टैक्सेबल है। वो टैक्सेबल है सेक्शन 17 सबसेक्शन 2 क्लॉज 7 में, ठीक है। ये तो बात हुई एम्प्लॉयर के कंट्रीब्यूशन की जो 7.5 लाख से ऊपर वाला है। अब बात करते हैं हम सेक्शन 17 सबसेक्शन 2 क्लॉज 7A की, जो उस पे जो एनुअल एक्रीशन हुआ इन द फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट डिविडेंड वगैरह, तो उसका तो फॉर्मूला है हमारा टीपी मतलब करंट ईयर का टैक्सेबल परक्यूजिट इंटरेस्ट वाला, वो कैलकुलेट करना है। फॉर्मूला क्या है? इक्वल टू पीसी मतलब 7.5 लाख के ऊपर वाला जो एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन है करंट ईयर का, वो डिवाइड बाय 12, तो वो हमने ऊपर कैलकुलेट कर दिया था, वो हम नीचे लेके आ गए, उसको डिवाइड बाय 2 कर दिया, ठीक है। अब ये रेट निकालनी है, वो अभी हम निकालते हैं। तो पहले हम कैलकुलेशन शुरू करते हैं। टीपी का क्या मतलब होगा? टीपी का मतलब है वो इंटरेस्ट
जो मिला 7.5 लाख से ऊपर वाले एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन पर, वो करंट ईयर का लेंगे। पीसी क्या कहलाएगा? जो एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन 7.5 लाख के ऊपर वाला है करंट ईयर का, वो लेंगे। वो हमने ऊपर कैलकुलेट कर लिया था, वो है 48,600। फिर PC1 क्या? पास्ट ईयर्स कब से ये प्रोविजन आया था? 1 अप्रैल 2020 से, तो पिछला पास्ट ईयर तो एक ही कवर होगा, 2021। तो 2021 का भी देखना है। तो 2021 में एम्प्लॉय की ज्वाइनिंग डेट देखो, उसको हाईलाइट कर दो। एम्प्लॉय ने ज्वाइन कब किया है? एम्प्लॉय ने ज्वाइन किया 1 मई 2020 को। तो हम इस साल का भी एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन निकाल के देखते हैं। 5.5 लाख एम्प्लॉयर ने क्या बेसिक सैलरी है, इसका 10% डीए है, इसका 10% डीए है। ठीक है, ये 1 महीने का हुआ। एम्प्लॉय अपॉइंट 1 मई 2020 से हुआ, तो ये हुए 11 महीने। और कंट्रीब्यूशन कितना किया जा रहा है? 11%। तो इस केस में कैलकुलेशन आपकी बैठती है 5.5 लाख का 10% इंटू 11 मंथ इंटू 11%, वो आपका अमाउंट आता है 7,32,050। इस केस में ये 7.5 लाख से ऊपर नहीं है, तो इस साल मतलब पास्ट ईयर 2021 में कुछ भी टैक्सेबल नहीं होगा। इसका मतलब PC1 0 हुआ, क्योंकि 7.5 लाख के ऊपर नहीं है। अब चूंकि PC1 0 है, तो इस पे जो TP1 कैलकुलेट होगा, ये 7.5 लाख के ऊपर वाला देखना है इंटरेस्ट। 7.5 लाख के ऊपर चूंकि एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन ही नहीं गया, तो उसके ऊपर इंटरेस्ट भी निल हो जाएगा TP1। मेरे कहने का मतलब ये, चूंकि PC1 निल है, तो जाहिर सी बात है TP1 भी निल आएगा। ठीक है, ये भी किसका निकाला हमने? प्रीवियस ईयर 2021 का। फिर हमें रेट निकालनी है, और रेट निकालने के लिए पहले हमें आई निकालना है, फिर FAVG निकालना है। आई कैसे निकाला जाएगा? आई का मतलब है इस पूरे फंड में इंटरेस्ट टोटल कितना क्रेडिट हुआ। अब वो हमें डायरेक्टली तो नहीं दे रखा, तो कैसे कैलकुलेट हम कर सकते हैं? देखिए, अकाउंट्स में अगर आपको किसी फंड का क्लोजिंग बैलेंस दे दिया जाए, ओपनिंग बैलेंस भी दे दिया जाए, तो आपको पता है डिफरेंस क्या होगा? डिफरेंस इंटरेस्ट को ही रिप्रेजेंट करेगा कि फंड का ओपनिंग बैलेंस था 15,35,000, इसमें इंटरेस्ट ही तो क्रेडिट हुआ होगा। तो क्लोजिंग बैलेंस आ रहा है 33,55,000, और इसके अलावा क्या क्रेडिट हुआ होगा? इसके अलावा एम्प्लॉय का कॉन्ट्रीब्यूशन ही तो क्रेडिट हुआ होगा। तो मैं क्या करता हूं, क्लोजिंग बैलेंस में से, क्लोजिंग बैलेंस उठाया मैंने 33,55,000, इसमें एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन माइनस कर दिया। एक्चुअल एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन कितना है? 7,98,600, और इतना ही एम्प्लॉय का भी है, वो भी हटा देता हूं। और फिर ओपनिंग बैलेंस भी माइनस कर देता हूं। तो अब जो बचेगा वो तो इस साल का करंट ईयर का इंटरेस्ट ही बचा। बात समझ आई कि नहीं? मैं ये कह रहा हूं कि आपका अब अकाउंट्स के एंगल से बात करें, ओपनिंग बैलेंस पड़ा है इस फंड में, ओपनिंग बैलेंस पड़ा है इस फंड में, और क्या क्रेडिट हुआ? एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन, एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन और इंटरेस्ट, तब जाके क्लोजिंग बैलेंस आया। तो अगर मैं क्लोजिंग बैलेंस में से एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन हटा दूं, एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन हटा दूं, ओपनिंग बैलेंस हटा दूं, तो बैलेंसिंग फिगर क्या रहेगा? करंट ईयर का इंटरेस्ट। ठीक है, अब FAVG कैसे निकालें? FAVG का मीनिंग क्या बताया था मैंने? ओपनिंग बैलेंस और क्लोजिंग बैलेंस। फंड, इन तीनों फंड में ओपनिंग बैलेंस है 15,35,000
और क्लोजिंग बैलेंस है 33,55,000 अपॉन 2, मतलब एवरेज हो जाएगा। तो मैंने यहाँ क्या किया, मैंने किया ओपनिंग बैलेंस प्लस क्लोजिंग बैलेंस अपॉन 2, ये आ गया मेरा फंड का एवरेज बैलेंस कितना, 24,45,000। अब मेरे को आई मेरे सामने है, मतलब करंट ईयर का इंटरेस्ट, और FABG सामने है, तो मैं रेट निकाल सकता हूं। तो रेट क्या होगी, आई 2,22,800 अपॉन फंड का एवरेज बैलेंस 24,45,000, तो फंड की एवरेज रेट, फंड की रेट आ गई, अर्निंग रेट आ गई, ठीक है, ये आर आ गया। अब फॉर्मूले में चलते हैं, तो फॉर्मूले में चलते हैं। फॉर्मूला क्या बोलता है, फॉर्मूला बोलता है कि टीपी मतलब टैक्सेबल परक्यूजिट इंटरेस्ट वाला, और वो टैक्सेबल तभी होता है जब एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन 7.5 लाख के ऊपर वाला जो एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन है, उस ऊपर वाले 7.5 लाख पर जो इंटरेस्ट मिला वो होता है टीपी। पीसी क्या होता है, एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन 7.5 लाख के ऊपर वाला अपॉन 2 इंटू आर, तो वो तो हमने ऊपर कैलकुलेट कर रखा है, कितना है वो 48,600, वो हमने लिख दिया नीचे, अपॉन 2 कर दिया। आर हमने कैलकुलेट किया था, 0.091, वो अप्लाई कर दिया। और चूंकि मेरे पास इस क्वेश्चन में PC1 और TP1 नहीं था, PC1 प्लस TP1 उसको भी R से ही मल्टीप्लाई करना था, बट चूंकि PC1 और TP1 दोनों ही 0 हैं, तो ये पूरा ही 0 आ जाएगा। इसका मतलब इतना जो पोर्शन है यहां से यहां तक, ये करंट ईयर का है, और यहां से यहां तक का जो है वो पास्ट ईयर की कैलकुलेशन है, ठीक है, क्योंकि पास्ट ईयर वाले बैलेंस पे भी तो आपको इंटरेस्ट मिलता है, बट इस केस में PC1 और TP1 दोनों 0 हो गए। तो इसका मतलब पास्ट ईयर का तो अमाउंट 0 आया, करंट ईयर का ही अमाउंट आया। इसका मतलब ओवरऑल आपकी कैलकुलेशन क्या रही, आपकी ओवरऑल कैलकुलेशन रही कि ये जो एनुअल अक्रीशन के रूप में टैक्सेबल होना है इन द फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट, वो आना है 2211। कितना, 2211, वो है एनुअल अक्रीशन। वो टैक्सेबल होगा सेक्शन 17 सबसेक्शन 2 क्लॉज 7A में। तो इस बार गवर्नमेंट ने ये कैलकुलेशन प्रोसीजर दिया है। अब एक बात और, ये बात तो एम्प्लॉयर के कंट्रीब्यूशन के कनेक्शन में कही गई थी। एम्प्लॉई के कंट्रीब्यूशन के लिए हम ऑलरेडी अभी थोड़ी देर पढ़ चुके हैं, 2.5 लाख वाली भी एक बात थी। तो एम्प्लॉई कंट्रीब्यूशन करता है 2.5 लाख के ऊपर, जो एम्प्लॉई कंट्रीब्यूशन करता है उस पर जो इंटरेस्ट मिलेगा वो भी टैक्सेबल होगा। तो एम्प्लॉई ने कितना कंट्रीब्यूशन किया है, 7,98,600। 2.5 लाख के ऊपर वाला एम्प्लॉई का कंट्रीब्यूशन कितना हुआ, 2.5 लाख के ऊपर वाला वो है 5,48,600। उस पर, उस जो 2.5 लाख के ऊपर वाला एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन है वो है 5,48,600, उस पे जो इंटरेस्ट मिलेगा वो इंटरेस्ट टैक्सेबल रहेगा, ठीक है। इसका मतलब गवर्नमेंट इस साल क्या क्या कर रही है, गवर्नमेंट इस साल देखिए, एम्प्लॉयर के कंट्रीब्यूशन पर आरपीएफ में पहले ही लिमिट थी 12% की। अब गवर्नमेंट ने एम्प्लॉयर के कंट्रीब्यूशन पर वो 7.5 लाख की भी लिमिट डाल दी है, ठीक है। एम्प्लॉयर के कंट्रीब्यूशन की बात बोल रहा हूं, पहले से ही लिमिट थी उस पर कि सैलरी का 12% जितना एग्जेम्प्ट होगा एक्सेस टैक्सेबल होगा। तो परसेंटेज वाइज लिमिट तो एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन पर पहले से थी। फिर 1 अप्रैल 2020 से उस पर अमाउंट वाइज लिमिट ढली 7.5 लाख कि 7.5 लाख जितना एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन एग्जेम्प्ट उससे एक्सेस टैक्सेबल। फिर उस
जो एक्सेस है एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन 7.5 लाख के ऊपर वाला, उसका जो इंटरेस्ट है वो भी टैक्सेबल। ठीक है, ये तो सब बातें थी एम्प्लॉयर के कंट्रीब्यूशन की। एम्प्लॉय के कंट्रीब्यूशन की बात क्या थी? एम्प्लॉय ने जो कंट्रीब्यूशन 2.5 लाख से ऊपर किया है, एम्प्लॉय ने जो 2.5 लाख से ऊपर कंट्रीब्यूशन किया है, उस पर जो इंटरेस्ट है वो टैक्सेबल कर दिया है इस बार से। अच्छा, 2.5 लाख के ऊपर वाला एम्प्लॉय का जो कंट्रीब्यूशन है उसका क्या होगा? उसका कुछ नहीं होगा। ठीक है, तो ये बात हमने शुरू में समझी जब हमने स्टार्ट किया तब, कि 2.5 लाख वाले जो एम्प्लॉय के कंट्रीब्यूशन का हिसाब है उसका कुछ नहीं है, उसका इंटरेस्ट भी एग्जेम्प्ट है। ठीक है, और ये जो टोटल एम्प्लॉय ने कंट्रीब्यूशन किया 4 लाख, इस कंट्रीब्यूशन का कुछ नहीं होगा। बात तो इसके इंटरेस्ट की हुई कि 2.5 लाख के ऊपर जो इंटरेस्ट मिला, 2.5 लाख से जो बिलोंग करता था इंटरेस्ट वो एग्जेम्प्ट है। 2.5 लाख के ऊपर कितना था? 1.5 लाख, उसका जो इंटरेस्ट है वो टैक्सेबल। ठीक है, एम्प्लॉय के कंट्रीब्यूशन की बात नहीं हुई। टैक्सेबल और एग्जेम्प्ट किसके लिए बात हुई? सिर्फ इंटरेस्ट के कनेक्शन में बात हुई। तो इस बार हमने देखा एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन, एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन। अब याद रखने के लिए क्या है? एम्प्लॉय के लिए 2.5 लाख, एम्प्लॉयर के लिए 7.5 लाख। ठीक है, तो इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस करिएगा जो मैंने अभी कराया। अब आगे बात करते हैं। एक लास्ट में बात एक और दे रखी है प्रोविजन में, इसमें अगर एग्रीगेट ऑफ टीपी1 पीसी1 वो ओपनिंग बैलेंस को एक्सीड करे, जो भी पीसी1 टीपी1 आता है, अगर वो फंड के ओपनिंग बैलेंस को एक्सीड करे, तो इसका मतलब हमें एक बार तो पीसी1 टीपी1 कैलकुलेट कर लेना है। ठीक है, सपोज वो आ रहा है आपके 4 लाख और फंड का आपका ओपनिंग बैलेंस है 3 लाख। तो क्या बोल रहे हैं? देन अमाउंट ऑफ एक्सेस ऑफ एग्रीगेट शेल बी इग्नोर्ड। इसका मतलब टीपी1 और प्लस पीसी1 अगर ये दोनों मिला के ओपनिंग बैलेंस से ज्यादा आएंगे, तो जितना ज्यादा आ रहे हैं, जो एक्सेस आ रहा है उसको इग्नोर किया जाएगा। इट मीन्स उसको टैक्सेबल नहीं किया जाएगा। इसका मतलब उसको फिर यहां की कैलकुलेशन में भी नहीं लिया जाएगा। जो एक्सेस है उसको यहां वाली कैलकुलेशन में भी नहीं लिया जाएगा। अब बात करते हैं पीजीबीपी हेड के अमेंडमेंट्स की। पीजीबीपी हेड में अमेंडमेंट हुआ कि आप जब WDV मेथड के हिसाब से डेप्रिसिएशन क्लेम करते हैं तो आप ब्लॉक बनाते हैं। सेक्शन 2 क्लॉज 11 में ब्लॉक बनाते हैं, एसेट्स का ब्लॉक बनाते हैं। ब्लॉक टेंजिबल एसेट्स तब आपकी क्या होती है? बिल्डिंग का अलग, फर्नीचर, प्लांट मशीनरी। इंटेंजिबल एसेट्स का भी ब्लॉक बनाते हैं आप, उसमें नो हाउ, पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, लाइसेंस, फ्रेंचाइजी, एनी अदर बिजनेस और कमर्शियल राइट्स ऑफ सिमिलर नेचर वो लेते हैं आप। लेकिन उसमें इस बार एक अमेंडमेंट हो गया कि इंटेंजिबल एसेट्स में गुडविल को नहीं लिया जाएगा, चाहे वो बिजनेस की हो चाहे प्रोफेशन की हो। पहले कोर्ट के जजमेंट आ रहे थे कि गुडविल भी इंटेंजिबल एसेट है, इसलिए, और इंटेंजिबल एसेट पर डेप्रिसिएशन रेट क्या? 25%। तो पहले कोर्ट्स ये जजमेंट देना शुरू हो गए थे कि गुडविल भी इंटेंजिबल एसेट है, तो उसमें भी डेप्रिसिएशन अलाउ किया जाए 25%। बट अब गवर्नमेंट ने अमेंडमेंट कर दिया कि गुडविल को, चाहे बिजनेस की हो चाहे प्रोफेशन की, हम इसको इंटेंजिबल एसेट से आउट कर रहे हैं। मतलब इसको अब इंटेंजिबल एसेट मानते हुए इस पर डेप्रिसिएशन अलाउ नहीं होगा। फिर जो डेप्रिसिएशन का
रेट चार्ट था WDV मेथड के लिए, उसमें इंटेंजिबल एसेट्स, नो हाउ, पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, लाइसेंस, फ्रेंचाइजी, एनी अदर बिजनेस और कमर्शियल राइट्स ऑफ सिमिलर नेचर, इसमें भी गवर्नमेंट ने लिख दिया एक्सेप्ट गुडविल ऑफ ए बिजनेस और प्रोफेशन। तो कुल मिलाकर इफेक्ट ये है कि जो इंटेंजिबल एसेट्स का हम ब्लॉक बनाते हैं, पहले कभी गुडविल को इंटेंजिबल एसेट मानते हुए डेप्रिसिएशन अलाउ होता था, वो अब से अलाउ नहीं होगा। बट एक और खास बात कि गवर्नमेंट ने ये अमेंडमेंट फाइनेंस एक्ट 2021 के थ्रू किया, बट इसको इफेक्टिव 22-23 असेसमेंट ईयर से नहीं किया, 21-22 से ही कर दिया। असेसमेंट ईयर 21-22 मतलब प्रीवियस ईयर 20-21 से ही इसको इफेक्टिव कर दिया, मतलब रेट्रोस्पेक्टिव डेट से इफेक्टिव कर दिया। ठीक है। अब जो सेक्शन 43 सबसेक्शन 6 था उसमें भी अमेंडमेंट। देखिए, जब हम ब्लॉक बनाते हैं तो सबसे पहले हम ब्लॉक की ओपनिंग डेप्रिशिएटेड वैल्यू लिखते हैं, फिर उसमें हम करंट ईयर के एडिशंस लिखते हैं, फिर जो एसेट्स सोल्ड, डिस्कार्डेड, डेमोलिश्ड, डिस्ट्रॉयड हुई तो उनकी मनी पेबल लिखते हैं, मतलब उनकी सेल वैल्यू लिखते हैं, तब जाके आती है WDV ऑफ ब्लॉक, और WDV नेगेटिव नहीं हो सकती। अब यहां एक अमेंडमेंट हुआ, चूंकि अब से बिजनेस और प्रोफेशन की गुडविल पर डेप्रिसिएशन नहीं मिलेगा, तो जिन्होंने अब तक गुडविल को इंटेंजिबल एसेट मानते हुए उस पर डेप्रिसिएशन ले लिया था, उसको इंटेंजिबल एसेट्स के ब्लॉक में इंक्लूड कर लिया था गुडविल को, उनको क्या करना होगा? मतलब जिन्होंने 20-21 इस साल से पहले गुडविल ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन को इंटेंजिबल एसेट्स के ब्लॉक में डाल दिया, तो उनको गुडविल को इस इंटेंजिबल एसेट्स के ब्लॉक से आउट करना होगा, निकालना होगा, क्योंकि गुडविल पर अब से कब से 20-21 से ही डेप्रिसिएशन नहीं मिलेगा। तो इंटेंजिबल एसेट से इस गुडविल को आउट करना रहेगा, निकालना रहेगा। तो कैसे निकालेंगे उसका गवर्नमेंट ने सिस्टम बताया। उसमें गवर्नमेंट ने क्या बोला, इफ ओपनिंग डेप्रिशिएटेड वैल्यू ऑफ ब्लॉक ऑफ एसेट जो 1 अप्रैल 2020 की है, याद रहे मैंने अभी बताया कि प्रोविजन इफेक्टिव हो गया 20-21 से, इसलिए यहां पर वैल्यू किस डेट की ली जा रही है, एज ऑन 1 अप्रैल 2020 की ओपनिंग डेप्रिशिएटेड वैल्यू लो ब्लॉक की, और उस ब्लॉक में गुडविल भी शामिल है, मतलब टोटल इंटेंजिबल एसेट्स का ब्लॉक ले लो जिसके अंदर गुडविल भी शामिल है, और उस गुडविल पर डेप्रिसिएशन पास्ट ईयर में, प्रीसीडिंग ईयर्स में ले लिया गया था, क्योंकि हमने तो इंटेंजिबल एसेट्स का एक ही ब्लॉक बनाया, पेटेंट भी उसके अंदर, गुडविल भी उसके अंदर, और तब तो गुडविल पर भी गवर्नमेंट डेप्रिसिएशन अलाउ कर ही रही थी, तो वो सेम ब्लॉक में डला हुआ था। फिर 1 अप्रैल 2020 से गवर्नमेंट ने मना कर दिया, नहीं नहीं गुडविल पर डेप्रिसिएशन नहीं मिलेगा, तो इस गुडविल को उस टोटल इंटेंजिबल एसेट्स के ब्लॉक से आउट करना है। तो क्या बोल रहे हैं, इसके लिए क्या करें, जो आपका टोटल इंटेंजिबल एसेट्स का ब्लॉक है उसकी ओपनिंग डेप्रिशिएटेड वैल्यू उठा लीजिए, उसके अंदर तो गुडविल भी शामिल है, हमें ये पता है। फिर उसमें से क्या करिए, डिडक्ट करिए, क्या, गुडविल की डेप्रिशिएटेड वैल्यू उस टोटल ब्लॉक में से हटा दीजिए। किस दिन की, 1 अप्रैल 2020 की। तो टोटल ब्लॉक में से गुडविल की डेप्रिशिएटेड वैल्यू हटा दीजिए। और तो गुडविल तो ब्लॉक के अंदर शामिल थी, उसकी इंडिविजुअल डेप्रिशिएटेड वैल्यू कैसे निकालें? कह रहे टोटल ब्लॉक में से गुडविल की ओपनिंग गुडविल की डेप्रिशिएटेड वैल्यू हटा दीजिए। गुडविल की डेप्रिशिएटेड वैल्यू कैलकुलेट कैसे करें? तो इसके लिए गवर्नमेंट बोल रही है, फॉर दिस पर्पस डेप्रिशिएटेड वैल्यू ऑफ गुडविल शैल बी कंप्यूटेड एज इफ गुडविल वाज द ओनली एसेट इन द रेलेवेंट ब्लॉक ऑफ एसेट। मतलब गुडविल का एक इंडिविजुअल ब्लॉक मानिए, शुरू से एज्यूम कर लीजिए कि हमने गुडविल का शुरू से ही सेपरेट ब्लॉक बनाया होता, तो आज उसकी डेप्रिशिएटेड वैल्यू क्या होती?
और उस डेप्रिशिएटेड वैल्यू को हम टोटल इंटेंजिबल एसेट्स की ओपनिंग डेप्रिशिएटेड वैल्यू में से हटा दें। तो मतलब कहना क्या चाह रहे हैं, कहना ये चाह रहे हैं कि आप टोटल इंटेंजिबल एसेट्स वाला ब्लॉक उठाइए और उस ब्लॉक की ओपनिंग डेप्रिशिएटेड वैल्यू लीजिए, कब की? 1 अप्रैल 2020 की। ठीक है, इसमें से लेस कर दीजिए, इसमें से लेस कर दीजिए गुडविल, क्योंकि गुडविल आउट करनी है ब्लॉक से। तो गुडविल का एक अलग से सेपरेट ब्लॉक बनाइए, गुडविल का अलग से सेपरेट ब्लॉक एज्यूम कर लीजिए। ठीक है, उसकी ओपनिंग डेप्रिशिएटेड वैल्यू लीजिए, कब की? 1 अप्रैल 2020 की। ये इसमें से लेस कर दीजिए। तो जो भी वैल्यू आए, बैलेंस ओपनिंग डेप्रिशिएटेड वैल्यू एज ऑन 1 अप्रैल 2020 आएगी। इस पर आप डेप्रिसिएशन लीजिए 25%। तो कुल मिलाकर गुडविल को आपको इंटेंजिबल एसेट्स के ब्लॉक से आउट करना है। और गुडविल पर डेप्रिसिएशन कब से मना हुआ? 1 अप्रैल 2020 से। इसलिए ये सारी वैल्यूज भी 1 अप्रैल 2020 की ही ली जाएंगी। ठीक है, चलिए, तो इसका एक क्वेश्चन हमने लास्ट में दे रखा है। लास्ट में क्वेश्चन दे रखा है इसका प्रैक्टिकल, वो मैं थोड़ा फटाफट डिस्कस करूंगा। रीजन, मुझे थोड़ा मुद्दे की बात करनी है, कैलकुलेशन में ज्यादा नहीं उलझना, मुझे कंसेप्ट बताना है। लास्ट में क्वेश्चन बैंक में क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए, एक्स लिमिटेड कमेंसेस बिजनेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग बाय एक्वायरिंग गुडविल। गुडविल ली गई है 1 अप्रैल 2016 को, तब तो गुडविल पे डेप्रिसिएशन अलाउ होता था। फिर ऑन द सेम डे एक पेटेंट भी लिया, तो 11 अप्रैल 2016 को, मतलब 16-17 की बात हो रही है। इस दिन आपने पेटेंट भी लिया, गुडविल भी ली। अब चूंकि दोनों इंटेंजिबल एसेट ही थे, तो आपने दोनों को शामिल करते हुए एक ही ब्लॉक बना दिया। तो गुडविल थी 20 लाख की, पेटेंट था 30 लाख का। आपने दोनों को कंबाइन करते हुए ब्लॉक बना दिया। कब? 2016-17 की बात है। ठीक है, अब इसमें शुरू से बात करते हैं। ये 16-17 की डिटेल, ओपनिंग कुछ नहीं था। गुडविल और पेटेंट का एक्चुअल तो ये हुआ है, दोनों को जोड़ दिया था हमने। ठीक है, फिर इस पर 16-17 का 25% डेप्रिसिएशन हमने चार्ज कर दिया। फिर 29 जून 2017 को, मतलब 2017-18 में फिर एक पेटेंट खरीदा 24 लाख का, जो हमने इसी 17-18 के ब्लॉक में शामिल कर दिया। किस ईयर में खरीदा? 17-18 में खरीदा। ठीक है, तो 17-18 में इसको शामिल कर दीजिए। 17-18 में इसको हमने ब्लॉक में शामिल कर दिया। ये कितने में? 1 मिनट, ट्रांसफर किया है, सॉरी परचेज नहीं किया है हमने, ये पेटेंट ट्रांसफर किया है, परचेज नहीं है। तो कहां बताएंगे इसको? मनीज पेबल में बताएंगे, सेल वैल्यू में बताएंगे। तो इसको मनीज पेबल में बता दीजिए। 24 लाख में हमने पेटेंट बेचा, परचेज नहीं किया, ट्रांसफर किया। ब्लॉक में तो हम परचेज भी करते हैं, सेल भी करते हैं। तो सेल कर दिया, ब्लॉक से आउट हो गया। अब फिर जो WDV बची उस पर 25% फिर डेप्रिसिएशन चार्ज हो गया 2017-18 में। फिर क्या हुआ? फिर 20/7/2018 को गुडविल एक्वायर की गई 2 लाख की, और इसी दिन पेटेंट भी खरीदा गया। ये किस फाइनेंशियल ईयर की बात हुई? ये 18-19 की बात हुई। तो 18-19 में
आपने दोनों चीजें खरीदी, 2 लाख की गुडविल और पेटेंट 3 लाख, टोटल हुआ 5 लाख। तो आप ये जो ब्लॉक बना रहे हैं इसके अंदर दोनों लिखना है, गुडविल और पेटेंट। ये 5 लाख आपने लिख दिया, 2 लाख 3 लाख दोनों जोड़ के। बिका कुछ नहीं तो मनीज पेबल नील। तो इस साल की WDV आ गई, इस पे आपने डेप्रिसिएशन चार्ज कर लिया 25%। फिर 12/9/2019 को आपने गुडविल फिर परचेस की डेट लाखी और ओल्ड पेटेंट ट्रांसफर किया। 25,000 में, ठीक है। तो गुडविल खरीदी और पेटेंट ट्रांसफर कब? 19 में, 2019-20 में, ठीक है। तो गुडविल परचेस कितनी थी? गुडविल 1.5 लाख की और पेटेंट 25,000 में बेचा, तो इधर आ गया। WDV आ गई ब्लॉक की, इस पे आपने डेप्रिसिएशन चार्ज कर लिया। कुल मिलाकर आप पहुंच गए ओपनिंग डेप्रिशिएटेड वैल्यू आपने निकाल दी। ये तो हम ब्लॉक के सिस्टम के हिसाब से चले। ब्लॉक में नई एसेट आई तो हमने एडिशन में रिपोर्ट कर दिया, ब्लॉक से एसेट गई तो हमने मनीज पेबल में बता दिया। WDV आई और उस पर हमने 25% डेप्रिसिएशन चार्ज कर लिया। तो ये हम तो एक ही ब्लॉक बनाया था हमने, गुडविल और पेटेंट दोनों का जॉइंट। हमें क्या पता था कि गवर्नमेंट 1 अप्रैल 2020 से गुडविल पर डेप्रिसिएशन मना कर देगी। अब गवर्नमेंट कह रही है आपने ये जॉइंट ब्लॉक बनाया गुडविल और पेटेंट का, इसमें से गुडविल वाला हटाओ। अब आप बोलोगे ये तो शामिल है, मैं इसकी वैल्यू कैसे हटाऊं? तो गवर्नमेंट उसका तरीका बता रही है। गवर्नमेंट बोल रही है अगर गुडविल का शुरू से ही सेपरेट ब्लॉक बनता तो आज 1 अप्रैल 2020 को उसकी क्या वैल्यू होती। तो अब गुडविल वाली चीजें मैंने शुरू से लेकर हर फाइनेंशियल ईयर में ली और मैंने कैलकुलेट कर लिया कि आज सिर्फ अगर इस ब्लॉक के अंदर गुडविल होती तो 1 अप्रैल 2020 के दिन ओपनिंग डेप्रिशिएटेड वैल्यू क्या होती। ठीक है, ये मानना है, ठीक है, कि इस ब्लॉक के अंदर शुरू से ही गुडविल ही होती, वन एंड ओनली एसेट गुडविल होती, तो क्या ओपनिंग डेप्रिशिएटेड वैल्यू आती 1 अप्रैल 2020 को। अब ये वैल्यू मैंने उठाई, ये मेरी एक्चुअल वैल्यू है 1 अप्रैल 2020 की ओपनिंग डेप्रिशिएटेड वैल्यू। इसमें से गुडविल की ओपनिंग डेप्रिशिएटेड वैल्यू हटा देनी है, गुडविल को आउट कर देना है। तो अब मेरे पास बैलेंस ओपनिंग डेप्रिशिएटेड वैल्यू कब की? 1 अप्रैल 2020 की इतनी रह गई। इस साल कुछ भी ऐड नहीं हुआ है, न्यू परचेज कुछ नहीं है, बिका भी कुछ नहीं है, तो WDV आ गई और इस पे मैंने डेप्रिसिएशन चार्ज कर लिया 20-21 का। ये 20-21 फाइनेंशियल ईयर की बात है। तो इस तरीके से कैलकुलेशन करनी है। तो कुल मिलाकर हुआ क्या कि गवर्नमेंट ने गुडविल चाहे बिजनेस की हो चाहे प्रोफेशन की हो उस पर डेप्रिसिएशन देने से मना कर दिया। पहले तक क्या होता था, लोग बोलते थे कि ये इंटेंजिबल एसेट है तो इस पे इंटेंजिबल एसेट वाला डेप्रिसिएशन आप दो। तो और क्लियर कट कुछ नहीं था कानून में लिखा हुआ, कोर्ट के डिसीजन थे कि हाँ गुडविल भी इंटेंजिबल एसेट है, इस पे डेप्रिसिएशन मिलना चाहिए, तो मिलने लग गया था। अब गवर्नमेंट को दिक्कत हुई तो गवर्नमेंट, और तब लोगों ने बोला ये गुडविल किसमें कवर होती है? एनी अदर बिजनेस और कमर्शियल राइट्स ऑफ सिमिलर नेचर, हम इसको इसमें क्लासिफाई करते हैं। तब गवर्नमेंट ने इसमें ही एक्सेप्शन डाल दिया कि एक्सेप्ट गुडविल ऑफ ए बिजनेस और प्रोफेशन, इसको इंटेंजिबल एसेट नहीं माना जाएगा, इस पर डेप्रिसिएशन नहीं मिलेगा जो इंटेंजिबल एसेट पर मिलता है 25% की रेट से। चलिए फिर एक अमेंडमेंट PGBP हेड में, एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन जो एम्प्लॉयर उससे लेता है, सैलरी में से काट लेता है, तो जब एम्प्लॉयर उसकी सैलरी में से पैसा काटता है, एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन, जैसे मान लो एम्प्लॉय की सैलरी 10,000 है, एम्प्लॉयर बोलता है तुम्हारा कंट्रीब्यूशन 12% PF का, 12% मतलब 10,000 का 12% 1200 रुपए हुआ, ये मैं तुम्हारी सैलरी में से काटूंगा।
तो सपोज किसी एम्प्लॉय की सैलरी 10,000 है और पीएफ का पैसा उसका 12% कटता है, 1200। तो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को नेट सैलरी कितनी देता है? 8,800। ये एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन है। इसमें एम्प्लॉयर अपनी तरफ से इक्वल कंट्रीब्यूशन करता है और पीएफ डिपार्टमेंट में इतना जमा कराता है। तो ये जो 1200 है ये एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय की सैलरी में से काटा और एम्प्लॉयर पीएफ डिपार्टमेंट को जमा कराएगा। तो इसके लिए प्रोविजन क्या है? अगर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय की सैलरी में से पैसा काटता है पीएफ वगैरह के लिए तो उससे पहले इनकम माना जाएगा, सेक्शन 224 क्लॉज 10 में। ये तो पहले से ही प्रोविजन था। फिर ये पैसा जो काट लिया है इसे एक बार तो इनकम मान लेंगे, लेकिन अगर इस पैसे को एम्प्लॉयर उस रेलेवेंट फंड की ड्यू डेट तक जमा करा दे तो एम्प्लॉयर को डिडक्शन भी मिल जाएगा पीजीबीपी हेड के सेक्शन 36 सबसेक्शन 1 क्लॉज 5A में। मतलब पहले इनकम मानेंगे फिर डिडक्शन भी मिल जाएगा। ठीक है, ये रेलेवेंट फंड की ड्यू डेट क्या है? पीएफ जमा कराने की पीएफ एक्ट में ड्यू डेट है अगले महीने की 15 तारीख और ईएसआई की क्या है? अगले महीने की 21 तारीख और उससे 5 दिन का ग्रेस पीरियड मिलता है तो 26 तारीख तक। तो गवर्नमेंट ने ये क्लैरिफाई किया कि ये जो एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन है एम्प्लॉयर एम्प्लॉय की सैलरी में से काटकर गवर्नमेंट को जमा करा रहा है, इस पर सेक्शन 43B नहीं लगेगी। मतलब ये एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन आईटीआर फाइलिंग की ड्यू डेट तक जमा नहीं कराना है। सेक्शन 43B क्या बोलती है? सेक्शन 43B ये बोलती है कि कुछ एक्सपेंसेस का डिडक्शन आपको एक्चुअल पेमेंट बेसिस पर ही मिलेगा, भले ही एसएससी मर्केंटाइल मेथड ऑफ अकाउंटिंग ही क्यों ना फॉलो करता हो। तो जो एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन है उसमें 43B लगती है, बट एम्प्लॉई के कंट्रीब्यूशन पर 43B नहीं लगेगी। इसका मतलब एम्प्लॉई का कंट्रीब्यूशन आईटीआर फाइलिंग की ड्यू डेट तक नहीं, रेलेवेंट फंड की ड्यू डेट तक ही डिपॉजिट कराना होगा। और रेलेवेंट फंड की ड्यू डेट क्या होती है? पीएफ के केस में अगले महीने की 15 तारीख और ईएसआई के केस में अगले महीने की 26 तारीख। तो कुल मिलाकर गवर्नमेंट ये कहना चाहती है 43B सिर्फ एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन पर लगती है। तो इफेक्ट क्या हो गया कि जो एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन होता है, जो एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन होता है उस पर ही 43B लगेगी। जो एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन होता है उस पर 43B नहीं लगेगी। 43B बोलती क्या है कि ये आप जमा करा दो, कब तक? आईटीआर फाइलिंग की ड्यू डेट तक। आईटीआर फाइलिंग की ड्यू डेट तक जमा करवा दो, आईटीआर फाइलिंग की ड्यू डेट तक जमा करो। लेकिन एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन पर 43B नहीं लगेगी। तो वो कब तक जमा कराना रहेगा? वो जमा कराना रहेगा ड्यू डेट अंडर रेलेवेंट लॉ, ड्यू डेट अंडर रेलेवेंट लॉ। जैसे पीएफ के केस में अगले महीने की 15 तारीख तक। ठीक है, तो ये अमेंडमेंट हुआ सेक्शन 36 सबसेक्शन 1 क्लॉज 5A में कि उस पर 43B नहीं लगेगी। इसलिए वो आईटीआर फाइलिंग की ड्यू डेट तक जमा नहीं करवाना है। वो कब तक जमा करवाना है? रेलेवेंट फंड की ड्यू डेट तक। और सेम बात 43B के अंदर भी बोली कि 43B क्या बोलती है? कुछ खर्चे एक्चुअल पेमेंट बेसिस पर ही अलाउ हैं, भले ही एसएससी का मेथड ऑफ अकाउंटिंग कुछ भी हो। तो ये टोटल आपके कितने खर्चे हैं? 8। ये 8 खर्चे एक्चुअल पेमेंट बेसिस पर ही अलाउ होते हैं, भले ही एसएससी मर्केंटाइल मेथड ऑफ अकाउंटिंग ही फॉलो क्यों ना करता हो। इन 8 खर्चों की छूट उसको इनकम टैक्स में एक्चुअल पेमेंट बेसिस पर ही मिलेगी। और 43B इसमें खर्चा नंबर 7 एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन पर ही लगेगी, एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन पर नहीं लगेगी।
इसके लिए एक एक्सप्लेनेशन भी डाल दिया गया कि प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 43B शैल नॉट अप्लाई टू एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन। जो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय से कलेक्ट करता है, रिसीव करता है और जिसको इनकम माना जाता है 224 क्लॉज 10 में, तो क्लियर हो गया। एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन पर ही सेक्शन 43B लगेगी, एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन पर नहीं लगेगी। और उसका इफेक्ट ये हो गया, एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन आप आईटीआर फाइलिंग की ड्यू डेट तक भी जमा करा दो, आपको डिडक्शन मिल जाएगा। बट एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन उस पर चूंकि 43B नहीं लगेगी, तो ये आप आईटीआर फाइलिंग की ड्यू डेट तक जमा नहीं कराना है आपको जमा कब तक कराना है, रेलेवेंट फंड की ड्यू डेट तक, तब जाके आपको डिडक्शन मिलेगा। फिर पीजीबीपी हेड में सेक्शन 43CA में अमेंडमेंट। सेक्शन 43CA क्या बोलता है कि आपके लिए लैंड बिल्डिंग स्टॉक इन ट्रेड है, आप प्रॉपर्टी डीलर हो, आपके लिए लैंड बिल्डिंग स्टॉक इन ट्रेड है, तो इसकी हम क्या लेंगे, स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू और एक्चुअल सेल कंसीडरेशन दोनों में से जो भी हायर होगा उससे हम सेल कंसीडरेशन मानेंगे। यही है बेसिक प्रोविजन। बट फिर कुछ केस में आप केस वैल्यूएशन ऑफिसर को के पास ले जा सकते हो और अपील वगैरह कर सकते हो, वो तो सेम बातें ही हैं। और यहां पर एक अमेंडमेंट है, देखिए एक छोटी सी बात इससे रिलेटेड और बता देता हूं। उसमें सेक्शन 43CA में एक बात थी, क्या बात थी कि अगर गवर्नमेंट ने बोला हम 10% का वेरिएशन अलाउ करेंगे, तो हम आपका डीम्ड सेल कंसीडरेशन क्या लेंगे, अगर आपकी स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू एक्चुअल सेल कंसीडरेशन के 110% को एक्सीड करेगी ना, तो हम स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू लेंगे डीम्ड सेल कंसीडरेशन के रूप में। लेकिन अगर स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू एक्सीड नहीं करती है एक्चुअल सेल कंसीडरेशन के 110% को, तब तो हम एक्चुअल सेल कंसीडरेशन को ही सेल कंसीडरेशन के रूप में लेंगे। ठीक है, ये तो पहले से ही प्रोविजन था। कुल मिलाकर गवर्नमेंट ने इस केस में 10% का वेरिएशन अलाउ किया कि आपका एक्चुअल सेल कंसीडरेशन कम है स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू से, उसको 110% पे लाओ, फिर एसडीवी से कंपेयर करो। अगर एसडीवी उस 110% को भी एक्सीड नहीं कर रही है तो कोई बात नहीं, हम आपके लिए एक्चुअल सेल कंसीडरेशन को ही आपका सेल कंसीडरेशन मानेंगे। इट मींस गवर्नमेंट ने इस केस में 10% का वेरिएशन अलाउ किया। तो 10% का इसमें वेरिएशन अलाउ किया, ठीक है। एक्चुअल सेल कंसीडरेशन के 110% तक मामला है, एसडीवी उससे ज्यादा नहीं है। एसडीवी उस एक्चुअल सेल कंसीडरेशन के 110% से ज्यादा नहीं है, तो ठीक है, आप जो एक्चुअल सेल कंसीडरेशन बता रहे हो वही सेल कंसीडरेशन के रूप में हम ले लेंगे। तो गवर्नमेंट ने 10% की वेरिएशन लिमिट अलाउ की, इसका मतलब ये हुआ। अब गवर्नमेंट ने 10% के बजाय 20% तक गवर्नमेंट वेरिएशन सहन कर लेगी, मान लेगी। उससे रिलेटेड ये इतना पोर्शन अमेंडमेंट आया है। बट ये अमेंडमेंट क्या बोलता है कि ट्रांसफर कर रहा है एक बिल्डर, एक प्रॉपर्टी डीलर रेजिडेंशियल यूनिट, तो 10% तक की लिमिट अप्लीकेबल हो जाएगी। मतलब 10% के बजाय 20% तक की लिमिट अलाउ हो जाएगी 10% के बजाय। मतलब गवर्नमेंट उस केस में 10% के बजाय 20% तक वेरिएशन मान लेगी, एक्सेप्ट कर लेगी, अगर कुछ कंडीशंस सेटिस्फाई हो तो। ये ट्रांसफर होना चाहिए
एक स्पेसिफिक पीरियड बताया 12 नवंबर 2020 से लेकर 30 जून 2021 तक। इस पीरियड के दौरान ट्रांसफर होना चाहिए। हो सकता है ये पीरियड ध्यान न रहे, तो पिछले साल 2021 से रिलेटेड जितना पार्ट है इसमें वो इग्नोर कर दो। आप तो ये ध्यान रखो कि ये हमारा प्रीवियस ईयर 21-22, उसमें तो 3 महीने ही फॉल करेंगे, अप्रैल मई जून। तो हम ऐसे याद रखें कि 2021 के शुरुआती 3 महीनों में अगर ट्रांसफर हुआ है तो, और ट्रांसफर हुआ है फर्स्ट टाइम अलॉटमेंट बिल्डर ने किया है बायर को, पहली बार वो फ्रेश रेजिडेंशियल यूनिट बिल्डर ने बनाकर बायर को दी है। वो ऑलरेडी बिकती नहीं आई है, वो फर्स्ट टाइम बेची है बिल्डर ने बायर को, और उसका जो एक्चुअल सेल कंसीडरेशन है वो 2 करोड़ से ज्यादा नहीं है। तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो तो 10% के बजाय 20% तक की वेरिएशन लिमिट अलाउ हो जाएगी। रेजिडेंशियल यूनिट का मीनिंग दे रखा है, वो इंडिपेंडेंट हाउसिंग यूनिट होना चाहिए, सेपरेट फैसिलिटीज होनी चाहिए, लिविंग, कुकिंग, सैनिटरी रिक्वायरमेंट वगैरह, और वो अदर रेजिडेंशियल यूनिट से डिस्टिंक्ट होना चाहिए। तो फ्लैट वगैरह भी चलेगा क्या? जैसे किसी रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स में फ्लैट बने हुए हैं अलग अलग, तो एक फ्लैट को एक यूनिट माना जाएगा क्या? यस, एक फ्लैट एक यूनिट, दूसरा फ्लैट दूसरी यूनिट, ऐसे माना जाएगा। तो हमने देखा कि जो सेक्शन 43 CA में 10% की वेरिएशन लिमिट थी उसको 20% किया गया, बट ये 20% कंडीशनल है, ये एप्लीकेबल रेजिडेंशियल यूनिट पर ही है। स्पेसिफिक पीरियड के दौरान बिल्डर ने ट्रांसफर की बायर को, फर्स्ट टाइम अलॉटमेंट किया, एक्चुअल सेल कंसीडरेशन उसका 2 करोड़ से एक्सीड नहीं कर रहा है। अगर ये सारी कंडीशन सेटिस्फाई हो तो 10% के बजाय 20% की वेरिएशन लिमिट अलाउ हो जाएगी। एक ऐसा ही सेक्शन कैपिटल गेन चैप्टर में सेक्शन 50C, वहां पर 50C के अंदर ये 20% वाला अमेंडमेंट नहीं किया गया है, ये सिर्फ सेक्शन 43 CA के अंदर किया गया है। आपको पता है कि सेक्शन 50C कब लगती है? सेलर के लिए लगती है जब सेलर के लिए लैंड बिल्डिंग कैपिटल एसेट होती है, और 43 CA कब लगता है? जब सेलर के लिए लैंड बिल्डिंग स्टॉक इन ट्रेड होता है। तो 50C के अंदर तो अभी भी 10% वाली लिमिट है, और 43 CA के अंदर 10% वाली भी हो गई, 20% वाली भी हो गई। ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़े। इससे रिलेटेड मैंने एक क्वेश्चन दे रखा है, वो आप कर लीजिएगा, इजी है, अदरवाइज मैं करवाता, वो सिर्फ समझने के लिए दे रखा है। तो वो क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 5, ये 43 CA को लेकर है, ये आपको करना है। 20% की वेरिएशन लिमिट की बात इसमें बोली गई है। अब आगे बढ़ते हैं, PGBP हेड के अदर अमेंडमेंट्स की बात करते हैं। तो PGBP हेड के अदर अमेंडमेंट्स, टैक्स ऑडिट वाला सेक्शन 44AB, बिजनेस के केस में टैक्स ऑडिट कब करवानी होती है? जब बिजनेस का सेल्स टर्नओवर ग्रॉस रिसीव्स 1 करोड़ को एक्सीड करता है। प्रोफेशन के केस में 50 लाख को एक्सीड करता है, तब टैक्स ऑडिट करानी होती है। यहां पर पिछले साल एक अमेंडमेंट हुआ था, कहा गया कि इस 1 करोड़ की लिमिट को 5 करोड़ किया जाता है सब्जेक्ट टू फुलफिलमेंट ऑफ 2 कंडीशंस, कि एसएससी की ड्यूरिंग द रेलेवेंट प्रीवियस ईयर जितनी भी टोटल रिसिप्ट है, कैश रिसिप्ट उस टोटल रिसिप्ट के 5% को एक्सीड नहीं करती है, एंड एसएससी के जितने भी ड्यूरिंग द रेलेवेंट
प्रीवियस ईयर टोटल पेमेंट्स हैं, कैश पेमेंट उस टोटल पेमेंट्स के 5% को एक्सीड नहीं करते हैं। मतलब कैश रिसिप्ट्स 5% ऑफ टोटल रिसिप्ट्स के अंदर हो और कैश पेमेंट 5% ऑफ टोटल पेमेंट्स के अंदर हो, दोनों कंडीशंस साथ में सेटिस्फाई हो। तो ये होने पर मतलब गवर्नमेंट जो डिजिटल इकोनॉमी को प्रमोट करना चाह रही है, तो गवर्नमेंट चाहती है कि कैश रिसिप्ट्स टोटल रिसिप्ट्स के 5% से ज्यादा ना हो, कैश पेमेंट टोटल पेमेंट्स के 5% से ज्यादा ना हो। दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होने पर टैक्स ऑडिट कराने के लिए लिमिट 5 करोड़ हो जाएगी। गवर्नमेंट ने पहले ऐसे बोला, बट इस बार इस 5 करोड़ की लिमिट को 10 करोड़ कर दिया है फाइनेंस एक्ट 2021 के थ्रू, बट वो भी रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से, मतलब असेसमेंट ईयर 21-22 से ही। अरे ये 5 करोड़ की लिमिट ही असेसमेंट ईयर 21-22 से आई थी। फिर गवर्नमेंट ने बजट लाना था 22-23 के लिए, इस 5 करोड़ को 10 करोड़ कर दिया असेसमेंट ईयर 21-22 से, मतलब रेट्रोस्पेक्टिव डेट से। मतलब हम देखें 5 करोड़ तो प्रैक्टिकली हुआ ही नहीं कभी, उस 5 करोड़ को भी गवर्नमेंट ने बैक डेट से जाके इंक्रीज कर दिया 10 करोड़। मतलब क्या, अगर एसएससी डिजिटल इकोनॉमी को सपोर्ट कर रहा है, उसकी टोटल रिसिप्ट्स, उसकी कैश रिसिप्ट्स टोटल रिसिप्ट्स के 5% को एक्सीड नहीं करती, उसके कैश पेमेंट उसके टोटल पेमेंट्स के 5% को एक्सीड नहीं करते, तो उसके लिए टैक्स ऑडिट की लिमिट हो जाएगी 10 करोड़। अगर उसका टर्नओवर 10 करोड़ को एक्सीड करेगा तो ही उसे ऑडिट करानी है, अगर उसका टर्नओवर 10 करोड़ के अंदर है तो उसे ऑडिट नहीं करानी है। फिर सेक्शन 44 ADA में अमेंडमेंट, प्रेज्यूम्टिव इनकम सेक्शन है ये। स्पेसिफाइड प्रोफेशंस को अपना कितना नेट प्रॉफिट बताना पड़ेगा। एसएससी स्पेसिफाइड प्रोफेशन में एंगेज्ड है 44AA वाले, और उसकी ग्रॉस रिसिप्ट्स 50 लाख से ज्यादा नहीं है। दो बातें सेटिस्फाई हो, एसएससी का स्पेसिफाइड प्रोफेशन है, उसकी ग्रॉस रिसिप्ट्स 50 लाख से ज्यादा नहीं है, तो उसे अपनी ग्रॉस रिसिप्ट्स का 50% नेट प्रॉफिट बताना रहता है। ठीक है, पहले ये सेक्शन ऑल एसएससी पर एप्लीकेबल थी, अमेंडमेंट यहां पर हुआ है। अब से गवर्नमेंट ने क्लैरिफाई कर दिया कि ये जो ऑल एसएससी हमने लिखा है, इसकी जगह हम करते हैं ये इंडिविजुअल पर लगेगा, पार्टनरशिप फर्म पे लगेगा, एलएलपी पर नहीं लगेगा। मतलब इंडिविजुअल और सिंपल वाली पार्टनरशिप फर्म उस पे लगेगा, सब्जेक्ट टू द कंडीशन दैट वो रेजिडेंट होने चाहिए। मतलब रेजिडेंट इंडिविजुअल, रेजिडेंट सिंपल पार्टनरशिप फर्म पर ही सेक्शन 44 ADA लगेगी। तो ये अमेंडमेंट हुआ 44 ADA में। फिर कैपिटल गेन चैप्टर के अमेंडमेंट्स। कैपिटल गेन चैप्टर में फाइनेंशियल ईयर 21-22 मतलब प्रीवियस ईयर 21-22, फाइनेंशियल ईयर 21-22 मतलब प्रीवियस ईयर 21-22, उसका इंडेक्स है 317, जो इंडेक्सेशन करने में काम आता है। तो फाइनेंशियल ईयर 21-22 का इंडेक्स 317। फिर कैपिटल एसेट की डेफिनेशन में बोला यूलिप जो होता है, यूलिप क्या, यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान, जो इशू हुआ है ऑन और आफ्टर 1 Feb 2021। 1 Feb 2021 की डेट क्यों रखी? इसी डेट को फाइनेंस बिल 2021 आया था। तो इस डेट के बाद से गवर्नमेंट यूलिप को टैक्सेबल करना चाह रही थी। तो गवर्नमेंट बोल रही है अब यूलिप यानी यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान कैपिटल एसेट है। मतलब कैपिटल एसेट है, मतलब इस पे कैपिटल गेन होगा। तो इसको कैपिटल एसेट की डेफिनेशन में लिखा कि यूलिप जो इशू हुई है ऑन और आफ्टर 1 Feb 2021, उसे हम कैपिटल एसेट मानेंगे अंडर सेक्शन 2 क्लॉज 14, जिस पर सेक्शन 1010D का एग्जम्पशन नहीं मिलता। अच्छा, तो 1010D का एग्जम्पशन समझना रहेगा कि ये 1010D का एग्जम्पशन
होता क्या है? ये लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी पर मिलता है। ये लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी पर मिलता है। अगर इसमें लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम आपका कितना पेड हो, अगर आपकी पॉलिसी 1 अप्रैल 2012 से पहले की है तो 20% ऑफ सम अश्योर्ड। ये बातें सेक्शन 80C से भी रिलेटेड हैं। आप लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पेड का डिडक्शन क्लेम करते हो 80C में, तो 20% ऑफ सम अश्योर्ड, 20% ऑफ सम अश्योर्ड। सम अश्योर्ड मतलब पॉलिसी अमाउंट, तो सम अश्योर्ड। और पॉलिसी अगर 1 अप्रैल 2012 के ऑन और आफ्टर है तो 10% ऑफ सम अश्योर्ड। और एक केस में 1 अप्रैल 2013 बोला, कितना? 15% लिमिट, बट वो डिसेबल्ड पर्सन्स के लिए है। ठीक है, तो आपका प्रीमियम इस लिमिट के अंदर होना चाहिए, क्योंकि ये मैक्सिमम लिमिट है, मैक्सिमम लिमिट है। इसका आपको 80C में डिडक्शन मिलता है, बट लिमिट के अंदर मिलता है। इसका मतलब आपने एक्चुअल अगर ज्यादा पे किया तो एक्चुअल और मैक्सिमम लिमिट विच एवर इज लेस का 80C में डिडक्शन मिलता है। तो अगर आपने लिमिट से ज्यादा भरा प्रीमियम, इन लिमिट से प्रीमियम ज्यादा भरा, तो जब ये लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी मैच्योर होगी उस वक्त जो मैच्योरिटी प्रोसीड्स मिलेगी वो टैक्सेबल हो जाएगी। क्यों? आपने लिमिट से ज्यादा प्रीमियम भरा। अगर आप लिमिट के अंदर रहते रहते प्रीमियम भरते तो लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी की मैच्योरिटी रिसिप्ट एग्जेम्प्ट होती सेक्शन 1010D में। मतलब कनेक्टिविटी कौन कौन से सेक्शंस की है? 80C और सेक्शन 1010D की। सेक्शन 80C लिमिट बताता है, सेक्शन 1010D बताता है कि लिमिट के अंदर प्रीमियम भरोगे तो जब ये लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी मैच्योर होगी, मैच्योरिटी प्रोसीड एग्जेम्प्ट होगी अगर लिमिट के अंदर प्रीमियम भरे गए, और लिमिट से ज्यादा प्रीमियम भरे हैं तो मैच्योरिटी प्रोसीड टैक्सेबल हो जाएगी। ठीक है, अब यूलिप भी तो लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी होती है। यूलिप, उसमें क्या क्या होता है? सेविंग का पोर्शन भी होता है और इन्वेस्टमेंट का भी पोर्शन होता है। तो अब इश्यू अराइज होता है, अगर तो क्या यूलिप पर भी ये लिमिट्स लगती हैं क्या? 20% वाली, 10% वाली, 15% वाली? यस। क्यों? क्योंकि यूलिप भी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी होती है। ठीक है, तो अगर अब गवर्नमेंट क्या बोल रही है, यहां पर यूलिप कैपिटल एसेट है जिस पर 1010D का एग्जम्पशन नहीं मिलेगा। 1010D का एग्जम्पशन एक केस में खत्म हो जाएगा। किस केस में खत्म हो जाएगा? अगर प्रीमियम एक्सीड कर रहा है एनुअल, यूलिप जो है 5 साल की होती है नॉर्मली, अगर 1 साल का भी प्रीमियम 2.5 लाख से एक्सीडिंग है तो फिर वो मैच्योरिटी प्रोसीड 1010D में एग्जाम नहीं होगी। तो क्या बोल रहे हैं? प्रीमियम पेबल एक्सीडिंग 2,50,000 फॉर एनी ऑफ द प्रीवियस ईयर, फॉर एनी ऑफ द प्रीवियस ईयर ड्यूरिंग द टर्म ऑफ सच पॉलिसी। पॉलिसी 5 साल की है, 1 साल का भी एनुअल प्रीमियम 2.5 लाख को अगर एक्सीड हो गया तो फिर जब ये यूलिप मैच्योर होगी, एट दैट टाइम उस मैच्योरिटी अमाउंट पर 1010D का एग्जम्पशन नहीं मिलेगा। और एसएससी होशियारी कर लेता है इस केस में, वो कहता है फिर मैं एक यूलिप क्यों खरीदूं, एक पॉलिसी क्यों खरीदूं, मैं तो 3-4 ले लेता हूं। सपोज उसने 4 पॉलिसी ले ली और चारों पॉलिसीज का इंडिविजुअल एनुअल प्रीमियम 1 लाख 1 लाख 1 लाख 1 लाख भरा। इस तरीके से उसने 4 लाख भरा जो कि 2.5 लाख से ज्यादा था। तो क्या उस केस में एग्जम्पशन मिल जाएगा? 1010D का नहीं मिलेगा। क्यों? आगे क्या दे रखा है?
aggregate premium exceeding 2,50,000 in any of the previous years during the term of such ULIPs if SSC premium भर रहा है for more than one ULIP issued on or after 1st Feb 2021। तो 1 फरवरी 2021 के बाद SSC ने 4 पॉलिसी ले ली यूलिप की। उन चारों पर सपोज 1 लाख 1 लाख 1 लाख 1 लाख का पेमेंट कर रहा है। इन सबका एग्रीगेट करके देखा 4 लाख हुआ, जो कि 2.5 लाख को एक्सीड करता है। तो उस केस में उन पॉलिसीज का जो मैच्योरिटी अमाउंट होगा वो टैक्सेबल रहेगा। उस मैच्योरिटी अमाउंट पर 10(10)(d) का एग्जम्पशन नहीं मिलेगा। तो सेक्शन 2 क्लॉज 14 में कैपिटल एसेट की डेफिनेशन में यूलिप को इंक्लूड किया गया, उससे अब से कैपिटल एसेट माना जाएगा। अब इसके लिए एक अलग से सेक्शन भी डाला, सेक्शन 45(1)(b) बोला यूलिप जो होती है यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस पॉलिसी, उसकी रिसिप्ट जब मिलेगी, रिडम्पशन होगा जब, एट दैट टाइम क्या होगा, उस पर कैपिटल गेन अराइज होगा। कैसे? जितना मैच्योरिटी पर रिडम्पशन पर पैसा मिलेगा उसको सेल कंसीडरेशन मानेंगे, और कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन किसको मानेंगे? जितना प्रीमियम भरा। तो कैपिटल गेन की कैलकुलेशन इस केस में कैसे होगी? जितना भी मैच्योरिटी अमाउंट मिलेगा, जितना भी मैच्योरिटी अमाउंट मिलेगा उसे सेल कंसीडरेशन मानेंगे, और जो टोटल प्रीमियम था, जो टोटल प्रीमियम था उसको कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन मानेंगे। तो इस तरीके से कैपिटल गेन आएगा। सेल कंसीडरेशन में से कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन को लेस कर देंगे, कैपिटल गेन आएगा। तो ये यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान पॉलिसी भी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी होती है जिसमें इन्वेस्टमेंट और इंश्योरेंस दोनों होता है। और ये किससे लिंक होता है? यूनिट से लिंक होता है, मतलब म्यूचुअल फंड से इसकी कनेक्टिविटी होती है। तो यहां पर क्या बात बोल रहे हैं? इफ एनी पर्सन रिसीव्स एट एनी टाइम ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर एनी अमाउंट अंडर यूलिप, मतलब मैच्योरिटी प्रोसीड उसको रिसीव होता है, और वो यूलिप कब की इशूड है? ऑन और आफ्टर 1st Feb 2021 की। तो उस पर 10(10)(d) का एग्जम्पशन नहीं मिलेगा अगर प्रीमियम एनुअल 2.5 लाख से एक्सीडिंग पे किया गया उस पॉलिसी के किसी भी ईयर में। मतलब पॉलिसी 5 साल की थी, 5 साल में आपने एक बार भी प्रीमियम 2.5 लाख से ज्यादा भरा तो उस यूलिप की मैच्योरिटी प्रोसीड टैक्सेबल हो जाएगी, उस पर 10(10)(d) का एग्जम्पशन नहीं मिलेगा। और अगर आपने मोर देन 1 यूलिप लिया है जो कि इशूड ऑन और आफ्टर 1st Feb 2021 है, तो उन सबका एग्रीगेट करके देखेंगे। अगर वो सारी पॉलिसीज का एग्रीगेट प्रीमियम 2.5 लाख से ऊपर है, उस पॉलिसी के टर्म में किसी भी ईयर में, पॉलिसी मान लो 5 साल की है, 5 साल में से एक भी साल में आपने एग्रीगेट प्रीमियम सारी पॉलिसीज का 2.5 लाख से ऊपर भरा, तो फिर जब वो यूलिप मैच्योर होगी, मैच्योरिटी प्रोसीड एग्जेम्प्ट नहीं होगी, टैक्सेबल होगी। और टैक्सेबल होगी कौन से सेक्शन में? सेक्शन 45 सबसेक्शन 1B में। और वो कैपिटल गेन हेड में टैक्सेबल होगी। और टैक्सेबिलिटी क्या होगा? जब वो मैच्योरिटी प्रोसीड रिसीव हुई। और टैक्स रेट का कौन सा सेक्शन लगेगा? सेक्शन 112A। सेक्शन 112A क्या बोलता है? इंडेक्सेशन का बेनिफिट नहीं मिलेगा, और 1 लाख तक 0% टैक्स लगता है उस कैपिटल गेन पर, और 1 लाख से एक्सीडिंग वाला जो कैपिटल गेन होता है उस पर 10% टैक्स रेट होती है। तो इस पर टैक्स रेट का सेक्शन लगाया गया है सेक्शन 112A इस कैपिटल गेन पर। तो सेक्शन 112A क्या बोलता है? इंडेक्सेशन आप नहीं करोगे, और जो कैपिटल गेन हुआ 1 लाख तक उस पर तो 0% टैक्स लगेगा। 1 लाख से ऊपर वाला जो कैपिटल गेन होता है उस पर 10% टैक्स रेट लगेगी। ये बातें सेक्शन 112A की हैं। ठीक है। फिर
सेक्शन 50 के अंदर अमेंडमेंट जो कि डेप्रिशिएबल एसेट पर कैपिटल गेन की बात बोलता है, उसके अंदर बस गुडविल वाली बात इतना अमेंडमेंट हुआ है। हालांकि ये बात हम पहले ही समझ चुके हैं, बट यहां पे भी बोला है कि अगर गुडविल ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन किसी ब्लॉक के अंदर शामिल थी, कब तक? प्रीवियस ईयर 19-20 तक, और उस पे डेप्रिसिएशन लिया गया था, उस पे डेप्रिसिएशन लिया गया था, तो WDV STCG हम कंप्यूट करेंगे प्रेस्क्राइब्ड मैनर में। प्रेस्क्राइब्ड मैनर मैंने आपको पहले ही बता दिया था। क्या बताया था कि ये मानो कि वो गुडविल उस ब्लॉक के अंदर एक सिंगल एसेट है और उस पे उसकी डेप्रिशिएटेड वैल्यू निकाल लो कब तक की? 1 अप्रैल 2020 तक की। उस ब्लॉक के अंदर सिंगल एसेट मानो गुडविल, और उस पर आप ओपनिंग डेप्रिशिएटेड वैल्यू निकाल लो 1 अप्रैल 2020 तक की, और वो जो वैल्यू आई उसको टोटल ब्लॉक ऑफ इंटेंजिबल एसेट में से कि ओपनिंग डेप्रिशिएटेड वैल्यू में से लेस कर दो। तो ये बात तो हमने पहले ही समझ ली थी। फिर सेक्शन 50B में स्लम सेल में अमेंडमेंट हुआ। स्लम सेल कहते किसको है? उसकी डेफिनेशन सेक्शन 242C में है। डेफिनेशन में अमेंडमेंट, डेफिनेशन में अमेंडमेंट। स्लम सेल का पहले मीनिंग अलग था, अब अलग है। स्लम सेल की डेफिनेशन पहले क्या थी? स्लम सेल मीन्स ट्रांसफर ऑफ वन और मोर अंडरटेकिंग एज ए रिजल्ट ऑफ द सेल फॉर लम सम कंसीडरेशन विदाउट असाइनिंग वैल्यूज फॉर इंडिविजुअल एसेट्स और लायबिलिटीज फॉर सच सेल। मतलब जैसे मान लो एक कंपनी एक्स लिमिटेड, उसमें 2 डिवीजन है, केमिकल डिवीजन, पेपर डिवीजन। पेपर डिवीजन को आपने एज ए होल किसी पर्सन को बेच दिया, और पेपर डिवीजन के अंदर कितनी वैल्यू के एसेट्स हैं, कितनी वैल्यू की लायबिलिटीज हैं, ये सोचे समझे बगैर आपने लम सम कंसीडरेशन फिक्स किया, वो कहलाता है स्लम सेल। इस बार इसमें अमेंडमेंट, स्लम सेल की डेफिनेशन अमेंड कर दी गई। इसमें क्या लिखा गया? ट्रांसफर ऑफ वन और मोर अंडरटेकिंग आप ट्रांसफर करते हैं बाय एनी मींस। पहले लिखा था एज ए रिजल्ट ऑफ सेल, अब लिख दिया बाय एनी मींस। कैसे भी बेचो, जरूरी नहीं है सेल करके। लम सम कंसीडरेशन वो वाली बात पहले जैसी ही है, फॉर ए लम सम कंसीडरेशन विदाउट असाइनिंग वैल्यूज फॉर इंडिविजुअल एसेट लायबिलिटीज इन सच सेल। और एनी मीन्स आपने क्या किया? ट्रांसफर किया, और ट्रांसफर का वही मीनिंग लेना है जो सेक्शन 247 में दे रखा है। ठीक है, तो स्लम सेल की डेफिनेशन में अमेंडमेंट। अब स्लम सेल में पहले सेल कंसीडरेशन क्या मानते थे? जो भी जितने में भी वो अंडरटेकिंग बेची उसको मानते थे, स्लम सेल कंसीडरेशन को ही सेल कंसीडरेशन मानते थे। इस बार से उसमें अमेंडमेंट हुआ है। क्या अमेंडमेंट हुआ है? जितना पैसा मिला स्लम सेल कंसीडरेशन का उसको नहीं मानेंगे सेल कंसीडरेशन, किसको मानेंगे? फेयर मार्केट वैल्यू को। जितनी भी कैपिटल एसेट DOT के दिन, डेट ऑफ ट्रांसफर के दिन, उनकी फेयर मार्केट वैल्यू उठाएंगे और वो प्रेस्क्राइब्ड मैनर में कंप्यूट करेंगे फेयर मार्केट वैल्यू, और उसके लिए रूल एप्लीकेबल होगा, रूल 11 UAE। तो फेयर मार्केट वैल्यू उठाएंगे और रूल एप्लीकेबल होगा रूल 11 UAE। वो क्या बोलता है? फेयर मार्केट वैल्यू भी 2 उठाएंगे हम। फेयर मार्केट वैल्यू 1 उन कैपिटल एसेट की जो स्लम सेल में ट्रांसफर हुई हैं, वो कैपिटल एसेट्स की फेयर मार्केट वैल्यू ले लो, और फेयर मार्केट वैल्यू 2 उठाएंगे। जो भी कंसीडरेशन मिला, चाहे मॉनेटरी था चाहे नॉन मॉनेटरी था, जो स्लम सेल में मिला कंसीडरेशन की भी फेयर मार्केट वैल्यू उठाएंगे, कैपिटल एसेट्स की भी फेयर मार्केट वैल्यू उठाएंगे। कंसीडरेशन चाहे मॉनेटरी था चाहे नॉन मॉनेटरी था, तो इस तरीके से 2 फेयर मार्केट वैल्यू उठाएंगे हम, उसका भी हायर, तब जाके आएगी ये वाली फेयर मार्केट वैल्यू, और ये बन जाएगी सेल कंसीडरेशन। तो पहले क्या होता था? स्लम सेल में हम जो स्लम सेल कंसीडरेशन मिलता था उसी को ही सेल कंसीडरेशन मान लेते थे, तो SSC उसको मैन्युपुलेट कर लेता था।
अब गवर्नमेंट बोलती है नहीं, वो हम एक्चुअल वाला स्लम सेल कंसीडरेशन नहीं लेंगे, उसकी जगह क्या लेंगे, जो कैपिटल एसेट ट्रांसफर हुई उनकी फेयर मार्केट वैल्यू, और कंसीडरेशन की भी फेयर मार्केट वैल्यू, चाहे कंसीडरेशन मॉनेटरी फॉर्म में लिया गया, नॉन मॉनेटरी फॉर्म में लिया गया, उस कंसीडरेशन की भी फेयर मार्केट वैल्यू, और इन दोनों फेयर मार्केट वैल्यू का भी हायर, उसको हम मानेंगे डिम्ड सेल कंसीडरेशन। ठीक है, तो ये अमेंडमेंट है सेक्शन 50B में। फिर यहां पर एक छोटी सी बात, इस सेक्शन में नेट वर्थ निकालते हैं हम, उस नेट वर्थ को हम कॉस्ट ऑफ एक्यूजिशन बोलते हैं। जो अंडरटेकिंग और डिवीजन स्लम सेल में ट्रांसफर हुआ है उसकी हम नेटवर्थ निकालते हैं। नेटवर्थ को बोलते हैं कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, जो कैपिटल गेन कंप्यूट करने में काम आती है। तो नेटवर्थ कैसे लेंगे, जो भी एसेट्स हैं उनकी एग्रीगेट वैल्यू माइनस लायबिलिटीज की एग्रीगेट वैल्यूज जो स्लम सेल में ट्रांसफर हुई हैं, जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स में शो हो रही हैं। एसेट लेते वक्त हम देखेंगे डेप्रिशिएबल एसेट्स हम WDV पे लेते हैं, 35 AD वाली एसेट्स हम नील कॉस्ट पे लेते हैं। ये बात तो पहले से ही थी। गुडविल, गुडविल की बात यहां ऐड हुई है। गुडविल भी अगर है, बिजनेस की प्रोफेशन की है, वो सेल्फ जनरेटेड गुडविल है, उसकी वैल्यू हम नील लेंगे। तो सीओए के अंदर हमको एसेट्स माइनस, सीओए के अंदर हमको एसेट्स माइनस लायबिलिटीज करना होता है ना, तो एसेट्स के वक्त लेते वक्त इन तीन बातों का ध्यान रखना होता है। डेप्रिशिएबल एसेट्स WDV पर रिपोर्ट करते हैं, 35 AD वाली एसेट नील पर लेते हैं, और गुडविल अगर सेल्फ जनरेटेड है तो नील पर लेंगे। बाकी सारी एसेट्स बुक वैल्यू पर ली जाती हैं। ठीक है, तो यहां पर गुडविल वाली बात अमेंडमेंट है, गुडविल वाली बात अमेंडमेंट है। ठीक है, चलिए अब ब्रेक के बाद स्टार्ट करेंगे फिर से।